हेलो प्यारे बच्चों, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के लिए हम कर रहे हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो जो वेजिटेबल क्रॉप्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? जैसे एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, टिलेज से लेके टिलेज के बाद में सोइंग, आफ्टर सोइंग वी प्रोवाइड मैन्योर, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन, देन वी गो फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट, जिसके अंदर वीड की मैनेजमेंट करते हैं, इंसेक्ट की मैनेजमेंट करते हैं, कोई बीमारियां है डिजीज की मैनेजमेंट करते हैं। ये सब कुछ चीजें अच्छे से करने के बाद में उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है डिफरेंट क्रॉप्स की। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आप देखते हैं भी क्या है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो अभी जो विटामिन है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल एंड अदर इज फैट सोल्यूबल। अदर वन इज फैट सोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो विटामिन बी एंड सी है, मतलब ये पानी में घुल जाते हैं। जब आप एक्सक्रीशन करते हो उस टाइम ये अपने बॉडी से वॉश आउट हो जाएंगे। तो कॉन्स्टेंटली रिक्वायरमेंट होती है अपने को विटामिन बी एंड सी की। फैट सोल्यूबल में क्या होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, तो इन विटामिन के अलग अलग नाम्स भी होते हैं। जैसे विटामिन सी को आप कहेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनोल, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरोल एंड विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफिरोल। तो ये सब चीजें भी आप देख लेना। अब नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि अपने मिनरल्स के अंदर क्या आता है? कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस और आयोडीन, ये सब चीजें क्या है? मिनरल्स। तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी कुछ डिजीज होती है जो आपको देखने होते हैं। जैसे आयरन की कमी है तो खून की कमी हो जाएगी, जिसको कहते हैं एनीमिया। अगर कैल्शियम की प्रॉब्लम है तो रिकेट्स हो जाता है। और एनिमल्स में क्या होता है? मिल्क फीवर। तो ये क्वेश्चन आया हो भी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है एनिमल्स में? मिल्क फीवर। ओके, तो आयोडीन की कमी से जैसे गोइटर होता है, गोइटर जिसके अंदर थायराइड अपना जो ग्लैंड है उसकी माल फंक्शनिंग हो जाती है। ओके, सो व्हाट इज दिस? भी वेजिटेबल रिच सोर्स होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स क्लियर है? नेक्स्ट है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल। और पहला कौन है? पहला है चाइना। तो बेसिकली इसके अंदर क्या चीजें होती है? इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके अंदर एक डाटा आता है। ओके, तो इंडिया के अंदर ओनली 2.8% एरिया के अंदर जो कल्टीवेटेड एरिया है, ओनली 2.8% एरिया के अंदर क्या होती है? अपनी वेजिटेबल्स की फार्मिंग। बट इसके बावजूद भी 15% वर्ल्ड की वेजिटेबल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। सो ओके, दैट्स व्हाई इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर द चाइना। स्टेट, अब स्टेट की बात कर लेते हैं। विद इन इंडिया जो है अपना एरिया एंड प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट आता है? वेस्ट बंगाल। एंड जब प्रोडक्टिविटी की बात होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जो अपना केजी और वी कैन से जो भी अपना टन है, जो भी वेट की मेजरमेंट यूनिट है उसको पर यूनिट एरिया। ओके, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ये डिफरेंस होता है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में। ओके, जब पर यूनिट एरिया की बात होती है, जैसे कि मैं कह देता हूं 10 टन पर हेक्टेयर है, 10 टन पर एकड़ है, तो जब इसकी बात करते हैं पर यूनिट एरिया, देन वी से प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट इन तमिलनाडु स्टेट। एक चीज होती है, मेजर मिनरल प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज पोटेशियम। पोटेशियम एक मेजर मिनरल है जो प्रेजेंट होता है इनके अंदर। एंड पोटेशियम की अच्छी खासी इनको रिक्वायरमेंट भी होती है पोटाश न्यूट्रिएंट की। बिकॉज जैसे कि हमें पता है नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए है, फॉस्फोरस रूट इनिशिएशन के लिए, वैसे ही पोटाश अपने फ्रूट की क्वालिटी के लिए होता है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में मोस्टली क्या आप यूज करते हैं? फ्रूट्स को यूज किया जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल होता है, उसके अंदर क्या होता है? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एंड आयरन दोनों मिलके हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है हरी सब्जियां खानी चाहिए खून को बढ़ाने के लिए। दैट इज बिकॉज दैट कंसिस्ट ऑफ फोलिक एसिड। क्विसर्टिन नाम के कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड, जो अनियन एंड गार्लिक में प्रेजेंट है, जो कैंसर और दिल की बीमारियों से हमें बचाते हैं। ओके, कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है अनियन के अंदर? क्विसर्टिन। वैसे ही अलग अलग चीजें होती है, केमिकल्स के भी हम बात करेंगे, जैसे कि पंजेंसी भी होती है अनियन के अंदर किसी चीज के कारण। एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि कान के अंदर भी प्याज का रस डाला जाता है। दैट्स व्हाई इट हैव सम एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। इनके बारे में भी हम जब क्रॉप स्पेसिफिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो फ्लावर कलर ऑफ क्यूकर बिट्स जो मेनली अपना क्या होता है? बोटल गोल्ड। घिया का फ्लावर कलर क्या होता है? व्हाइट।
सो इसको हम पॉली हाउस में ज्यादा ग्रो करते हैं। घिया एंड जो कुकम्बर है उसको पॉली हाउस में वाइडली कल्टीवेटेड होता है, बिकॉज जिनका व्हाइट कलर का फ्लावर है उनके अंदर पोलिनेशन जो होती है, नेचुरल पोलिनेशन हनी बीज से नहीं हो पाती, तो उनको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं पॉली हाउस के अंदर उगाना। फ्लावर कलर ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफर्स में क्या आती है? मस्टर्ड। मस्टर्ड का क्या है फ्लावर कलर? येलो। सो दिस इज अवर cauliflower, this is our cabbage, this is broccoli, okay, this is kale, and these are our other vegetables which are from belongs to cucurbitaceous family, or we can say जो जैद सीजन की फसलें हैं। okay, so next है क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल कम टू द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अलग अलग हिसाब से की गई है, तो पहले हम देखते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल को ओंटोजेनी भी कहते हैं, ओके, बेस्ड ऑन ओंटोजेनी। और मैं कह सकता हूं सीड टू सीड का जो रिलेशनशिप है, सीड टू सीड का, हमने बीज बोया और हमें कब बीज मिल रहा है, तो ये जो टाइम पीरियड लग रहा है इसको अपन लाइफ साइकिल कहते हैं। अगर हमें 6 महीने के अंदर और वीकेंड से एक सीजन के अंदर वो बीज मिल रहा है तो इट इज द एनुअल क्रॉप। अगर मुझे 12 महीने के अंदर यानी 2 सीजन के अंदर मिल रहा है देन इट इज अ बाइनियल क्रॉप। एंड इफ इट इज टेकिंग मोर देन 12 मंथ्स और अ ईयर, एक साल या फिर 2 सीजन से ज्यादा, 3 टाइप से कह सकता हूं मैं, 1 साल से ज्यादा, 2 सीजन से ज्यादा, क्योंकि एक सीजन 6 महीने का होता है, ओके, तो या 12 महीने से ज्यादा, तो वो क्या है? वो अपनी पेरेनियल क्रॉप्स है। तो एनुअल में क्या आती है? ओकरा, टमाटो, काउपी एंड एनुअल में क्या है? एंड ब्रिंजल। तो ये सब क्रॉप्स क्या आपको याद करनी है जो एनुअल क्रॉप्स में आती है। एंड नेक्स्ट यू कैन सी बाइनियल के अंदर क्या है? रेडिश कैबेज, रेडिश कैरेट, कैबेज, कॉलीफ्लावर जो अपनी है, अनियन, ओके, these comes under the biennial crops. next is perennial crops के अंदर आता है स्वीट पोटैटो, ओके, स्वीट पोटैटो, गार्लिक, जिंजर एंड परमल, गार्लिक, जिंजर एंड परमल, सो दिस कम्स अंडर पेरेनियल वेजिटेबल्स, ओके। सो ये बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल है अपनी क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फोटो पीरियड। फोटो पीरियड होता है अवेलेबल सनलाइट के आवर्स, कितनी अवेलेबिलिटी है सनलाइट, सूरज की रोशनी की, ओके। जैसे कि सर्दियों में सूरज की रोशनी कम होती है, गर्मियों में ज्यादा होती है, तो गर्मियों वाले क्या होते हैं? लॉन्ग डे, सर्दियों वाले क्या होते हैं? शॉर्ट डे। तो इस टाइप से, बट आपको ये क्या चीजें याद रखनी है, इसके अंदर एक पॉइंट ऐड ऑन करना है। फोटो पीरियड, जो सनलाइट की अवेलेबिलिटी है वो आप किस टाइम देखेंगे? फ्लावरिंग टाइम पे। जिस टाइम पौधा फ्लावरिंग अवस्था में होता है उस टाइम हमें देखना है भी कितनी सनलाइट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जब हम लॉन्ग डे की बात करते हैं, बेसिकली जो फील्ड क्रॉप्स होते हैं ना, राइस और जो अपने खरीफ और रबी सीजन की जो फसलें होती है, उसके अंदर एक ट्रिक क्या होती है? लेट्स से खरीफ सीजन की जो फसलें वो यूजुअली क्या होती है? खरीफ सीजन की फसलें होंगी अपनी शॉर्ट डे, SDP, शॉर्ट डे प्लांट्स, एंड जो रबी सीजन की जो फसलें हैं वो मोस्टली क्या होती है? लॉन्ग डे प्लांट, ओके। एक्सेप्शन क्या है? जो डे न्यूट्रल है उनको आपको याद करना है, डे न्यूट्रल प्लांट्स को। बिकॉज खरीफ सीजन की शॉर्ट डे क्यों है? क्योंकि मैंने कहा फ्लावरिंग के टाइम देखना है। खरीफ सीजन की सोइंग तो हो जाएगी जून जुलाई में, बट फ्लावरिंग कब होती है? जब सर्दियों के पास जाते हैं। कौन से महीने? सितंबर अक्टूबर के आसपास, सितंबर के आसपास हमारी फ्लावरिंग होती है। तो हम सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, दिन छोटे हो रहे हैं, देन दीज आर नोन एज शॉर्ट डे प्लांट्स, बिकॉज हमें फ्लावरिंग के टाइम की बात करनी है। नेक्स्ट है रबी सीजन। रबी सीजन की सोइंग हो रही है नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में, और इसकी हार्वेस्टिंग जब होती है मार्च के महीने के आसपास, तब क्या हो रहे हैं? हम बड़े दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स। वैसे ही हमें सब्जियों के अंदर देखना है लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं, जो बेसिकली जो रबी सीजन की है। रबी सीजन में अपने कौन से आ जाते हैं? अनियन है, ओके, अनियन है, और जो बेसिकली जो अपनी कोल क्रॉप्स होती है, अनियन है, कोल क्रॉप्स में कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, ओके, कैरेट, और जो पोटैटो है वो अपने क्या है? लॉन्ग डे प्लांट्स, ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में एक तो स्वीट पोटैटो आपको याद करना है, एंड दूसरा क्लस्टर बीन जो गुआर है। गुआर क्या है? वैसे खरीफ सीजन का होता है ना, तो गुआर भी एक वेजिटेबल है। तो गुआर एक मल्टीपर्पज क्रॉप है, बिकॉज इसके अंदर म्यूसिलेजेनियस गम भी होता है, मतलब इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एज अ वेजिटेबल भी है, कहीं कभी कभी कोई लोग इसको एज अ फोडर भी यूज करते हैं, ओके। तो इट इज ऑल्सो मल्टीपर्पज क्रॉप। सो डे न्यूट्रल प्लांट्स का आपको याद रखना है टोमेटो, ब्रिंजल, चिल्ली, ओकरा, और जितनी भी अपनी क्यूकरबिट्स होती है, क्यूकरबिट्स जो ज्यादा सीजन में लगाई जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, ओके, एंड काउपी, दीज आर बेसिकली डे न्यूट्रल क्रॉप्स।
ओके, तो अभी जैसे कि बात हो रही है पोटैटो की। ओके, तो ये सब अपनी इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फोटो पीरियड। नेक्स्ट एक क्लासिफिकेशन और आती है बेस्ड ऑन सेक्स फॉर्म्स। क्या आएगा? बेस्ड ऑन सेक्स फॉर्म्स। इसमें क्या होता है? मोनोशियस एंड डायोशियस। वेजिटेबल्स आर क्लासिफाइड एज मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस क्या होते हैं बच्चों? मोनोशियस वो होते हैं जिनके ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट होते हो, मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावर प्रेजेंट होते हो। तो आपको क्या याद करना है? जो क्यूकरबिट्स होती है अपनी वो यूजुअली मोनोशियस होती है। ओके, एंड डायोशियस क्या होते हैं? डायो मतलब दो, मेल जो है वो किसी अलग प्लांट पे है एंड जो फीमेल का जो साइन है फीमेल एक दूसरे प्लांट पे है, उसको आप कहते हैं डायोशियस प्लांट्स। तो डायोशियस का बहुत अच्छे एग्जांपल फ्रूट क्रॉप्स में आते हैं दो, डेट पाम एंड पपाया। ठीक है, डेट पाम एंड पपाया हमें पढ़ने को मिलेंगे डायोशियस क्रॉप्स के अंदर। ओके, तो ये था बेस्ड ऑन सेक्स फॉर्म्स अपनी जो क्लासिफिकेशन है क्रॉप्स की। ओके, सो नेक्स्ट है एक चीज और है इसके अंदर एक्सेप्शन। जैसे पोटैटो का जो क्वेश्चन होता है, पोटैटो के अंदर हम दो टाइप से देखते हैं, ट्यूबराइजेशन के टाइम पे क्या होता है और फ्लावरिंग के हिसाब से। तो पोटैटो जो है वो फ्लावरिंग के हिसाब से क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। बट इसका अगर ट्यूबराइजेशन के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए, अकॉर्डिंग टू ट्यूबराइजेशन पोटैटो क्या है? पोटैटो इज ए शॉर्ट डे प्लांट बेस्ड ऑन ट्यूबराइजेशन। तो इस चीज की भी आपको याद रखनी है। वैसे बेसिकली क्वेश्चन आए तो आपको लॉन्ग डे करना है बिकॉज फ्लावरिंग के हिसाब से, बट ट्यूबराइजेशन के बेस पे क्या है? शॉर्ट डे प्लांट। So basically this was all about the classification. We had studied the classification based on ontogeny and based on photoperiod and third one based on the sex forms. नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी टमाटो की क्रॉप की। टमाटो का मतलब क्या है? टमाटर की क्रॉप है जो इसका साइंटिफिक नेम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, इसका ओरिजिन है पेरू। पेरू की जगह आपको एंडियन रीजन लिखा हुआ मिल सकता है या साउथ सदर्न अमेरिका। ठीक है, सदर्न अमेरिका। लाइक यू कैन सी पेरू कहाँ है? ये पेरू है। यहाँ पे एंड्स माउंटेन की श्रृंखला है, एंड्स माउंटेन की श्रृंखला है तो इंडियन रीजन आपको लिखा हुआ मिल सकता है। एंड ये साउथ अमेरिका में है तो आपको साउथ अमेरिका भी लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शंस में। ओके, फ्रूट इज बेरी। जो इसका फ्रूट होता है इसको क्या कहते हैं? टमाटर के फ्रूट को, टमाटर के फ्रूट को आप बेरी कहेंगे। एंड इसके बारे में और क्या चीजें हैं? इसको पुअर मैन्स ऑरेंज कहा जाता है। गरीब आदमी का जो संतरा है वो क्या है? टमाटर है। एंड प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है। एंड कैल्शियम का बहुत अच्छा रिच सोर्स है टमाटर। ओके, एंड टमाटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जो भी कलर दिखने में आकर्षित हो, अट्रैक्टिव हो, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आर एजिंग, एंटी एजिंग एजेंट, मतलब उम्र को नहीं बढ़ने देते एंटीऑक्सीडेंट्स। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन की वजह से। अब कुछ एक टमाटर थोड़े से येलोइश कलर के भी होते हैं जो पूरे पके नहीं हो रहे। तो जो येलोइश कलर है वो किस वजह से है टमाटर का? वो है कैरोटीन की वजह से। बट रेड कलर जो इंपॉर्टेंट है वो लाइकोपिन की वजह से है। ओके, तो अब इसकी सीड रेट की बात हम बाद में करेंगे। इसका जैसे कि रेड कलर लाइकोपिन, येलो कलर कैरोटीन्स की वजह से है। ओके, अब टमाटर कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करता है अपने को। किससे? कॉन्स्टिपेशन से भी टमाटर बचाता है। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। एंड इट इज ऑल्सो अ गुड एपिटाइजर, भूख लगने के लिए भी अच्छी दवाई है टमाटर। गुड एपिटाइजर मतलब जिसको खाकर हमें भूख लगे। टमाटर इज ऑल्सो अ गुड एपिटाइजर। ओके, फ्लावर जो फ्लेवर होता है टमाटर का, फ्लेवर किस वजह से होता है? फ्लेवर इज ड्यू टू इथेनॉल। जो टमाटर का फ्लेवर है वो इथेनॉल की वजह से होता है। ओके, टमाटर का जो फ्लेवर है वो इथेनॉल और एसिटाइल एल्डिहाइड की वजह से टमाटर का जो फ्लेवर होता है वो हमें देखने को मिलता है। सो दीज वर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टोमेटो। इसकी फ्रूट को तो बेरी कह दिया। इनफ्लोरोसेंस जो होती है, फूलों का जो गुच्छा होता है, इनफ्लोरोसेंस को हम क्या कहेंगे? टमाटर की रेसीम,
ओके। और स्पेसिफिकली ट्रस भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ट्रस भी जो इसके फूलों का जो क्लस्टर होता है उसको ट्रस कहा जाता है। ओके, तो ये टमाटर के बारे में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि सेल्फ पोलिनेटेड भी क्रॉप है, टमाटर एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। तो एक चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टमाटर को वाइब्रेशन चाहिए। वाइब्रेशन का मतलब समझना, टमाटर एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। ओके, मतलब इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। ओके, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। एंड दूसरी चीज क्या है, इसको क्या होता है, इसका जो एंथर होता है, इसका जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट। सिर्फ आपको याद देखना है इंट्रोवर्ट स्टिग्मा का मतलब क्या है, ये समझने के लिए भी। इंट्रोवर्ट स्टिग्मा का मतलब है इसका जो स्टिग्मा है वैसे अंदर की तरफ मतलब छुपा हुआ है। तो हमें जो एंथर, पोलन ग्रेन कहां से गिरती है, जो मेल पार्ट होते हैं एंथर, एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर सके, इसलिए फूलों को हिलाया जाता है। फूलों को हिलाया जाता है तो उस एक्टिविटी को कहते हैं वाइब्रेशन। और किस चीज से हिलाते हैं, एक वाइब्रेटर मशीन होती है, जैसे अपनी ट्रिमर होती है उस टाइप की एक वाइब्रेटर मशीन होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वाइब्रेशन इज अ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ टोमेटो। एंड क्यों, क्योंकि इसका जो स्टिग्मा है वो इंट्रोवर्ट स्टिग्मा है। ओके, ये चीजें आपको याद रखने, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, इंट्रोवर्ट स्टिग्मा है, और पोलिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वाइब्रेशन। और एक चीज और आती है इसके अंदर, इमैस्कुलेशन। टमाटर के हाइब्रिड का सीड बहुत ज्यादा महंगा होता है क्योंकि इमैस्कुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ओके, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स या रिमूवल ऑफ एंथर्स जो है उसको आप कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्यों किया जाता है, जब हाइब्रिड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये स्टिग्मा है, ये अपने एंथर्स हैं। ओके, ये दूसरा प्लांट है, ये उसका स्टिग्मा है, एंड ये अपने एंथर्स हैं। तो मुझे इसका पोलन ग्रेन यहाँ पे डालना है हाइब्रिड बनाने के लिए। ओके, क्योंकि इसकी हाई यील्ड है, ये डिजीज रेजिस्टेंस है, तो हाइब्रिड बनाना हो, मुझे दो प्लांट्स की क्रॉस करवानी है। तो क्रॉस करवानी है तो इसका पोलन ग्रेन यहाँ पे डालना चाहिए। मुझे अवॉइड करना है, क्या अवॉइड करना है भाई, ये जो पोलन ग्रेन है ये वाला यहाँ ना गिर जाए, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो ये मेल एंथर्स को रिमूव करना क्या होता है, इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। ओके, जब हाइब्रिड बनाते हैं तो इमैस्कुलेशन किया जाता है, तो इमैस्कुलेशन का भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज है सीड रेट के बारे में। टमाटर का जो सीड रेट है, तो टमाटर का सीड रेट जो आप नेमराज सुंडा बुक रेफर करोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है 150 ग्राम प्रति एकड़। ठीक है, 150 ग्राम प्रति एकड़। अगर हाइब्रिड है तो वो 60 से 80 ग्राम तक आपको कम देखने को मिलेगा। बट सीड रेट इसकी हम बेसिकली बात करते हैं अगर HAU की रिकमेंडेशन के हिसाब से, तो सीड दो टाइप से उगाए जाते हैं, एक तो विंटर सीजन में, एंड दूसरा कौन सा सीजन होता है अपना, स्प्रिंग सीजन में। ओके, तो विंटर सीजन में सीड रेट क्या होता है, विंटर का जो होता है उसका सीड रेट है 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़। ओके, एंड जो स्प्रिंग का जो सीजन है उसके अंदर आप यूज करें सिर्फ 200 ग्राम प्रति एकड़। ओके, अब दूसरी चीज आती है इसका सोइंग टाइम। तो जो विंटर की सीडलिंग आप तैयार करेंगे, विंटर की सीडलिंग तैयार कर रहे हैं जून जुलाई के अंदर, जून जुलाई के अंदर आप सीडलिंग तैयार कर रहे हैं, मतलब भी नर्सरी के अंदर सोइंग कर रहे हैं। ओके, तो नर्सरी के अंदर सोइंग करते हैं जून जुलाई के अंदर, एंड जो स्प्रिंग सीजन है उसके अंदर नर्सरी को तैयार किया जाता है नवंबर दिसंबर। ओके, तो पता लगा जो विंटर सीजन है उसका क्या है, सोइंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है, नर्सरी किस टाइम तैयार करते हैं, जून जुलाई के अंदर। तो बच्चों ने क्या कर रखा है, विंटर सीजन की नर्सरी सितंबर अक्टूबर कर रखा है। ओके, कई सोर्सेज में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, बट हमें क्या करना है, हमें HAU की रिकमेंडेशंस को फॉलो करना है। एंड जून जुलाई विंटर सीजन में क्या होता है, अपना सोइंग टाइम होता है नर्सरी के लिए टमाटर का, एंड बीज का दर क्या है 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़। तो आपको ऑप्शंस देखने हैं नेमराज सुंडा के अकॉर्डिंग है या HAU की वेबसाइट के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। अब दूसरी चीज आती है इसकी वेराइटीज के बारे में देखते हैं। ओके, पॉपुलर वेराइटीज में पूषा रूबी, पूषा 120 जो निमेटोड रेजिस्टेंट है। निमेटोड क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिल्कुल अर्थवॉर्म के जैसे दिखते हैं, बट माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, जो डिजीज को कोज करते हैं, जो बीमारियों को कोज करते हैं। ओके, तो ये निमेटोड के रेजिस्टेंट है पूषा 120। और बेसिकली निमेटोड कहाँ होते हैं, सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमें कोई भी उपचार करना होता है तो
हम सोयल का ट्रीटमेंट करते हैं फ्यूमिगेंट्स से, फ्यूमिगेंट्स से मतलब जो फ्यूमिगेंट्स डाल देते हैं जमीन में जिससे निमेटोड मर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हिसार ललित। पार्कर भी एक पॉपुलर वैरायटी है टमाटो की। तो बेसिकली जो हिसार की जो वैरायटी है वो क्या है, हिसार ललित टमाटरों की, हिसार अरुण और हिसार लालिमा, हिसार अरुण एंड हिसार लालिमा। सो दीज आर जो अपनी अच्छी वैरायटीज है टमाटरों की। क्लियर है। नेक्स्ट है अर्का सौरभ, पूषा गौरव, अर्का विकास एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। पंजाब छुआरा एक PAU की इंपॉर्टेंट वैरायटी है टमाटर की। ओके, एंड रोमा, दीज आर इंपॉर्टेंट वैरायटीज फॉर टमाटो। अब जैसे पंजाब छुआरा जो वैरायटी है उसके बारे में एक चीज देखने को मिलेगी कि पंजाब छुआरा क्या कैसी वैरायटी है आपकी, डिटर्मिनेट वैरायटी है। ठीक है, इससे अब एक चीज आती है भी, जो टमाटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो डिटर्मिनेट एंड दूसरा क्या होते हैं, नॉन डिटर्मिनेट। ठीक है, डिटर्मिनेट का मतलब है जिनकी हाइट कंट्रोल्ड होती हो, जो थोड़ी सी हाइट के, जैसे ये ऐसा प्लांट होके इतना ही रह गया, इस पे यील्ड लग जाएगी, टमाटर लग गए। ओके, एंड इनडिटर्मिनेट वैरायटी कैसी होती है, जो बेल की तरह ऊपर बढ़ती है। ठीक है, ऐसे ऊपर ऊंची बढ़ जाती है बेल, जैसे अपनी टेंड्रिल्स होती है ना, क्रीपिंग हैबिट होती है नॉन डिटर्मिनेट में। कौन सी, क्रीपिंग हैबिट, जो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो नॉन डिटर्मिनेट टमाटोज की वैरायटी होती है, इनको हमें प्रेफर करना चाहिए पॉली हाउस में। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, पॉली हाउस में कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, नॉन डिटर्मिनेट। एंड डिटर्मिनेट हम कहां पे लगा सकते हैं, ओपन फील्ड्स के अंदर, ओपन फील्ड्स के अंदर। ओके, सो ये वैरायटीज भी आपको याद करनी है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है एक, और दूसरी होती है बीमारियां। बीमारियां कैसी होती है, बीमारियों की बात कर लेते हैं। बीमारियां एक पैथोजन की वजह से होती है। वो पैथोजन क्या हो सकता है, वो एक बैक्टीरिया हो सकता है, ओके, वो एक वायरस हो सकता है, वो एक फंगस हो सकती है, निमेटोड भी हो सकता है। ओके, तो ये सब क्या होते हैं, इनकी वजह से बीमारियां होती है। जैसे फंगस है तो मैं बीमारी को कंट्रोल करने के लिए फंगिसाइड यूज करूंगा। अगर बैक्टीरिया है तो मैं बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिसाइड यूज करूंगा। ओके, तो यूजुअली क्या होते हैं, वायरस कहां से होते हैं, वायरल डिजीज वेक्टर की वजह से होती है। तो मैं वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, अगर वो वेक्टर इंसेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड का यूज करता हूं। ओके, एंड निमेटोड्स के अंदर हम यूजुअली फ्यूमिगेंट्स का यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए। सब एक चीज और अब आपा करते हैं, फंगिसाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, सल्फर एलिमेंट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फंगस को कंट्रोल करने के लिए। तो सल्फर एलिमेंट बहुत बढ़िया होता है फंगस को कंट्रोल करने के लिए। एंड बैक्टीरिसाइड में क्या होता है, कॉपर। जैसे कॉपर के बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, जो सुबह सुबह कॉपर के बर्तन में पानी पीना चाहिए, जस्ट बिकॉज उसका यही रीजन है कि उसकी बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, पानी को प्योर कर देता है। जो कॉपर का, तांबे का जो भी अपना बर्तन होता है, वो उसके अंदर बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। सो ये अपनी डिजीज होती है। बट हमें करना क्या है, हमें करना है टमाटर के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब है भी कोई पैथोजन की वजह से नहीं हुए, ये या तो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो रहे हैं, या किसी एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, या एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे धूप ज्यादा हो गई, बारिश ज्यादा हो गई, उस वजह से हो रहे हैं। ओके, तो जो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रहे, जो इंपॉर्टेंट देखते हैं, फ्रूट क्रैकिंग इज ड्यू टू बोरोन। बोरोन की कमी आ जाए तो फ्रूट क्रैकिंग हो रही है। ओके, ब्लोसम एंड रोट क्या है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ब्लोसम एंड रोट हो रही है। ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है उसकी वजह से भी हो सकती है। पफिनेस पुअर पोलिनेशन की वजह से हो रही है, क्योंकि इसका वैसे भी इंट्रोवर्ट स्टिग्मा है, पोलिनेशन पुअर हो रही है। अगर आपने वाइब्रेशन नहीं दी तो टमाटर पफिनेस शो करेगा। सन स्कैल्ड एंड कैट फेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो। अब इनकी फोटोज देखते हैं। ये क्या है, ये ब्लोसम एंड रोट। ब्लोसम एंड का मतलब होता है ये जो नीचे का हिस्सा होता है टमाटर का, उसको कहते हैं ब्लोसम एंड रोट। तो जो ब्लोसम एंड रोट है वो किस चीज की कमी से हो रही थी, ब्लोसम एंड रोट वाज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ओके, सो जो ये अपनी
बीमारियां हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इनकी बात करें, ये अपना ब्लॉसम एंड रोट, एंड ये क्या है, क्रैकिंग, ये फ्रूट क्रैकिंग है, ये क्या डेवलप हो रहे हैं फ्रूट्स के अंदर, क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू बोरोन डेफिशिएंसी, बोरोन की कमी की वजह से। ओके, तो ये अपने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्या है, सनस्कैल्ड, धूप की किरणों से ये जो व्हाइट व्हाइट हो रहे हैं सनस्कैल्ड है। कैट फेस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ टमाटो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। पफिनेस क्या है, जो अपना टमाटर पिलपिला हो चुका है। सीड अगर पुअरली जर्मिनेट हुए, बिल्कुल थोथा हो चुका है, पिलपिला हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर पॉलिनेशन। सो दीज आर सम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टमाटो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर हम बात करते हैं टमाटरों के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। मेजर पेस्ट हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेस्ट है, फ्रूट्स का भी है और वेजिटेबल्स का भी है। ठीक है, वेजिटेबल्स में जो पल्सिस होती है ना, पल्सिस में क्या होती है, फलियां होती है, तो इसको पोड बोरर कह सकते हैं, क्योंकि फलियों को कहते हैं पोड। फ्रूट बोरर मतलब ये क्या होता है, फ्रूट्स के अंदर छेद करके उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, फ्रूट बोरर का मतलब होता है ये उसके अंदर छेद करता है। ओके, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन, किसकी प्रिजर्वेशन के, जैसे सॉस बनते हैं, टोमेटो केचप बनते हैं, उसके अंदर सोडियम बेंजोएट को डाला जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। ओके, रेड कलर की बात कर चुके हैं, लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से है। ईल्ड कितनी है इसकी, 100 क्विंटल पर हेक्टेयर नॉर्मल, और जो अपनी 150 क्विंटल पर हेक्टेयर है हाइब्रिड्स की ईल्ड है। ओके, तो जैसे एक बात हो रही थी भी हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा क्या है, पोड बोरर, वो फल या फली के अंदर छेद करके उसके अंदर चला जाएगा। ओके, तो अब मैं कहता हूं ये क्या है, ये हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है। तो ये इतना बड़ा इंसेक्ट कैसे जाएगा पोड के अंदर, पोड तो छोटी सी होती है। ओके, तो इसका एक रीजन होता है, ये जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है ये क्या है, ये एक अडल्ट है, ये एक बड़ा हो चुका है। अब ये पहले क्या था, सबसे पहले इसकी बात करते तो ये एक एग था। ठीक है, अंडे में से क्या आया, अंडे में से लार्वा निकलता है। क्या निकलता है अंडे में से, लार्वा। लार्वे को आप क्या कहते हैं, लट या सुंडी। ठीक है, जो अर्थवर्म जैसी होती है, लट या सुंडी जो ऐसे ऐसे चलती है, वो क्या होती है, अपनी लार्वा। लार्वा के बाद में क्या बनता है, प्यूपा। प्यूपा क्या होता है, डोरमेंट स्टेज कहते हैं, या रेस्टिंग स्टेज, डोरमेंट या रेस्टिंग स्टेज। फिर बाद में क्या होता है, एडल्ट बन जाता है, जैसे कि ये एडल्ट है। तो समझ में आया, एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। तो अब मैं कहूं भी सुंडी से फिड़कले या मोथ या बटरफ्लाईज निकलती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो कुछ एक इंसेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, अंडे से लार्वा बना। लार्वा इज द मोस्ट डैमेजिंग स्टेज, जो अपनी लट होती है वो इंसेक्ट्स की सबसे ज्यादा डैमेजिंग स्टेज होती है। खाई पी जो भी करते हैं अपने प्लांट्स के साथ, वो लार्वा ही करता है। देन प्यूपा, ठीक है, प्यूपा होता है अपना, जो एक बार रेस्टिंग स्टेज में चल गया, वो मेटामॉर्फोसिस कर रहा है, वो अपने पंख ये सब कुछ डेवलप कर रहा है सिस्टम अपना। फिर मतलब एक टाइप से कहते हैं प्यूपा क्या होता है, उसका रीबर्थ होता है, दोबारा जन्म लेने की प्रक्रिया। फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, बी हैचिंग ऑफ अ प्यूपा, हैचिंग ऑफ अ बटरफ्लाई प्यूपा, बी बटरफ्लाई कैसे निकलती है। ओके, तो ये सीक्वेंस होता है। बी मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट फॉलो दिस सीक्वेंस, ये लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। अब एक और लाइफ साइकिल होता है इंसेक्ट्स का, वो कैसे फॉलो करते हैं, एग है, एग के बाद में निम्फ बना, ठीक है, एंड निम्फ के बाद में सीधा ही एडल्ट बन गया। ओके, ये क्या चीज है, अंडे से जैसे अपने अंदर क्या होता है, जैसे अपना अभी एक बेबी होता है जो छोटा, ठीक है, वो बर्थ के बाद में जस्ट ग्रो करता है, उसके अंदर और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भी 2 टांगे और लग जाएंगी, कुछ पंख निकल जाएंगे, बट वो सिर्फ साइज में ग्रो करता है। यही सीक्वेंस कुछ एक इंसेक्ट्स में होता है, अंडे से निम्फ, निम्फ मतलब छोटा है, कीड़ा मकोड़ा। ओके, तो ये ईल्ड की बात थी ना, तो इसको क्विंटल की जगह टन्स में भी लिखा हुआ मिल सकता है, 10 से 15 टन्स, ओके, पर हेक्टेयर। अब दूसरी चीज होती है इसकी हार्वेस्टिंग स्टेज के बारे में। दूसरी क्या है, हार्वेस्टिंग। इसकी हार्वेस्टिंग 5 स्टेजेस पे की जाती है। सबसे पहले तो जब आपके ग्रीन कलर के होते हो, जो टमाटर हैं वो मैच्योर ग्रीन कलर के हैं। ओके, दूसरी क्या होती है, टर्निंग स्टेज, जो वो अपने येलो कलर के होने लग जाए तो वो क्या कहते हैं उसको, टर्निंग स्टेज। बाद में क्या होता है, पिंक स्टेज। कौन सी स्टेज आएगी, जब वो पिंकिश कलर के हो जाएंगे, ठीक है।
पिंक स्टेज के बाद में क्या आती है, रेड कलर की स्टेज आएगी, क्या कहते हैं उसको, लेट रेड या लाइट रेड कलर का हो जाएगा, लाइट रेड। एंड नेक्स्ट क्या होता है, रेड राइप, पका हुआ बिल्कुल पिलपिला राइपन। ओके, तो ये हार्वेस्टिंग स्टेज होती है अपनी 5 टमाटो की। तो अगर मुझे दूर पहुंचाना है टमाटर, दूर की मार्केट में पहुंचाना है, मुंबई दिल्ली इस साइड पहुंचाना है दूर मार्केट में, तो मैं उसकी हार्वेस्टिंग करता हूं पहली 2 स्टेजेस पे। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हार्वेस्टिंग करता हूं मैच्योर ग्रीन या टर्निंग स्टेज पे। पिंक स्टेज और रेड लाइट रेड है वो मैं करूंगा लोकल मार्केट की कंजप्शन के लिए। अगर मेरे को लोकली किसी स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंचाना है तो वो लोकल मार्केट के लिए प्रेफर किया जाता है। और जो बिल्कुल रेड राइप है उसको मैं टेबल पर्पस के लिए, अगर मुझे तोड़ के अपने घर पे यूज करना है, उसके लिए सैलेड के लिए यूज करना है, बिल्कुल ही लोकल, ठीक है, अपने खुद के यूज के लिए, तो रेड राइपन स्टेज पे हम तोड़ते हैं। एंड इसको प्रोसेसिंग के लिए भी यूज किया जाता है। प्रोसेसिंग माने केचप और जो सॉस बनते हैं उनके लिए भी हम रेड राइपन स्टेज को यूज करते हैं। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द टोमेटो क्रॉप। इसके अलावा टोमेटो के अंदर एज सच कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं बनते। नेक्स्ट क्रॉप इज पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनेसियस इसकी फैमिली है। किंग ऑफ वेजिटेबल्स इसको कहा जाता है बिकॉज इसके ईल्ड को देखते हुए। ओके, किंग ऑफ वेजिटेबल्स है और इसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड। ओके, सो ओरिजिन इसका भी पेरू है, इंडियन रीजन है या साउथ अमेरिका में लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो आलू का यूज किस किस चीज में होता है, चिप्स बनाने में यूज होता है, हलवा भी आलू का बनता है, मुरब्बा, गुलाब जामुन, खीर, बर्फी, काफी सारे मल्टीपर्पस यूजेस है अपने आलू के। और आलू के अंदर 74% वाटर है, ये चीज भी देख लेना, 74% वाटर है। और स्टार्च का बहुत अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ स्टार्च एंड विटामिन B1 एंड C। ओके, तो अब नेक्स्ट है इट इज सोन ऑन रिजिस। रिजिस का मतलब है मेडे, मेड बनाई जाती है खेतों में, डोलियां बनाई जाती है जिसके ऊपर सोइंग होती है। किन क्रॉप्स की, जिनके नीचे कुछ भी इकोनॉमिकल पार्ट लगता हो, जैसे कि गाजर है, मूली है, आलू है, स्वीट पोटैटो है, इनको यूजुअली रिजिस पे सोइंग की जाती है। और वो क्रॉप्स जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, जिनको गिरने का खतरा रहता है, जैसे कि शुगर केन है, कॉटन है, उनको भी मेड़ों पे आजकल खेती करनी चाहिए, रिजिस पे सोइंग प्लांटिंग करनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इसकी होती है कूल सीजन। कूल सीजन इसको चाहिए टमाटर को। ओके, सो नाउ हियर इट इज रिटर्न सीड रेट। तो इसके सीड रेट में क्या चीज आती है, इसका सीड रेट है 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़। कितना है, 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़, ये अपना सीड रेट है इसके अंदर। अब इसका सोइंग टाइम क्या है, अपना टमाटो का जो पोटैटो है इसका सोइंग टाइम क्या रहता है अपने जो अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंग है, आगे आ जाएगा, चलो सोइंग टाइम की बाद में बात करते हैं। सो दिस इज बेसिकली इसका सीड रेट। सीड रेट में क्विंटल्स में सीड रेट है, ये चीज आपको देखनी है। ओके, क्विंटल्स में सीड रेट का मतलब क्या है, जो सीड क्या यूज होता है इसके अंदर, ट्यूबर, इसके अंदर बीज हम यूज नहीं करते, ट्यूबर मतलब आलू को आलू से ही उगाया जाता है। जैसे आलू है इसके ऊपर बड्स लगी हुई है, इसी को हम काट देते हैं और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम। आलू रूट नहीं है, आलू एक मॉडिफाइड स्टेम है, यही क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो ट्यूबर का हम यूज करते हैं 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़, इसका सीड रेट है। स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग है वो रो से रो की दूरी है, एंड ये जो 20 से 35 सेंटीमीटर ये प्लांट टू प्लांट की स्पेसिंग है। फॉर एग्जांपल ये जो खूड से खूड की जो दूरी है वो कितनी है, वो अपनी है 60 सेंटीमीटर। एंड ये जो प्लांट से प्लांट की दूरी जो होती है, पौधे से पौधे की दूरी, वो 20 से 35 सेंटीमीटर अकॉर्डिंगली हम रख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज टू टर्म्स आर देयर, सीड पोटैटो एंड पोटैटो सीड। सीड पोटैटो क्या होता है, सीड पोटैटो ये क्या होता है, ये ट्यूबर्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है सोइंग के लिए। जैसे ये बड्स है, इसको हम काट के एक ही आलू से 2-3 हम बना सकते हैं और उसको सोइंग कर सकते हैं। ओके, तो सीड पोटैटो का मतलब क्या होता है, जो ट्यूबर्स जो वेजिटेटिव प्लांटिंग मटेरियल की तरह यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट चीज होता है पोटैटो सीड। पीछे पोटैटो सीड लगा हुआ है ना, पीछे पोटैटो सीड लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये आलू का बीज होता है, बोटेनिकली सीड। ठीक है, आलू का बीज होता है जो अगर हम सोइंग करते हैं तो 100 से 150 ग्राम ही चाहिए पर हेक्टेयर, बट इसको हम यूज नहीं करते आलू के बीज को, बिकॉज हम सीधा ही प्लांटिंग मटेरियल ट्यूबर को यूज करते हैं।
आलू का बीज कैसा होगा दिखने में, जैसे कि ये क्या है, ये होता है पोटैटो सीड एंड ये सीड पोटैटो, दैट इज ट्यूबर. वी यूज इकोनॉमिकली दिस एज अ प्लांटिंग मटेरियल, ओके, बिकॉज इट इज अ चीपर एंड इससे अपना क्या होता है, सीजन जो क्रॉप का सीजन होता है वो कम होता है, क्योंकि ये जो ट्यूबर से उगाएंगे वो जल्दी ग्रोथ करता है. ओके, सो नेक्स्ट रबी सीजन की क्रॉप है और इसका जो MOP एक फर्टिलाइजर होता है जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है. इसको हम यूज नहीं कर सकते सोलेनेशियस क्रॉप्स में. और दूसरा मैं कह सकता हूँ जो शुगर क्रॉप्स है या तंबाकू की जो क्रॉप्स है इसके अंदर हम यूज नहीं कर सकते. शुगर क्रॉप्स मतलब जिनके अंदर स्टार्च होता हो, जैसे कि आलू भी है, शुगर केन भी है, तंबाकू है, इसके अंदर हम MOP और KCl को यूज नहीं कर सकते जो पोटाश के सोर्स को प्रोवाइड करने के लिए, पोटाश न्यूट्रिएंट को देने के लिए, बिकॉज पोटाश के साथ साथ इसमें क्लोरीन आयंस भी मिल रहे हैं. क्लोरीन आयन आप कैसे याद कर सकते हो, जैसे नमक होता है NaCl, वो क्या होता है, नमकीन होता है. तो ये शुगर की क्वालिटी खराब करता है, शुगर क्रॉप्स में मिठास को कम कर देगा. एंड तंबाकू में क्या, तंबाकू में क्वेरिंग, ये जो है क्लोरीन वो क्या करता है, क्वेरिंग क्वालिटी जो होता है उसको खराब करता है, जो बर्निंग क्वालिटी होती है तंबाकू की उसको खराब करता है क्लोरीन आयन. सो हम ये यूज नहीं कर सकते KCl, हम क्या यूज कर सकते हैं फिर, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को हम यूज कर सकते हैं जो नाइट्रोजन भी दे रहा है नाइट्रेट फॉर्म में एंड पोटाश भी हमें दे रहा है. ओके, तो ये चीजें भी याद रखनी है. MOP और KCl इज नॉट यूज्ड इन सोलेनेशियस क्रॉप्स. अब नेक्स्ट है इसके अंदर ये सीड पोटैटो सीड है. अब प्लांटिंग के लिए इसका प्लांटिंग टाइम होता है. तो प्लांटिंग टाइम क्या होता है इसके अंदर, पहली फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर. सो फर्स्ट फोर्टनाइट जो अक्टूबर का महीना होता है वो यूजुअली अपना प्लांटिंग टाइम होता है. और इसको प्लांटिंग किससे की जाती है, पोटैटो प्लांटर नाम की एक मशीन आती है, उससे हम इसकी प्लांटिंग करते हैं. ओके, जो लेट सोन वेराइटीज है इसकी एक कुछ, ये तो क्या होती है अक्टूबर नॉर्मल सोइंग है. जो अर्ली सोइंग क्या होती है, अर्ली सोन होती है सितंबर में. अर्ली सोन का मतलब होता है अगेती वेराइटीज, ठीक है. जो अर्ली सोन है उसके अंदर कौन सी वेराइटीज अपने को देखने को मिलती है, कुफरी चंद्रमुखी और जो कुफरी जवार है, कुफरी चंद्रमुखी और जो कुफरी जवार है वो अर्ली सोन वेराइटीज है. ओके, एंड नॉर्मली नॉर्मल सोइंग क्या होती है, जो अपना अक्टूबर का महीना होता है वो नॉर्मल सोइंग होती है किसकी, पोटैटो की. एंड बाय यूज ऑफ ट्यूबर्स का हम यूज करते हैं यूजुअली. नेक्स्ट है अर्थिंग अप. अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है बच्चों, अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना. अर्थिंग अप एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरकल्चरल एक्टिविटी है आलू के अंदर. 40 दिन DAP मतलब डेज आफ्टर प्लांटिंग, आफ्टर 40 डेज ऑफ प्लांटिंग. लेट्स से ये अपना आलू था, ये ऐसे ऊपर इसका प्लांट है, ये लीव्स है. ओके, आलू का जमीन के अंदर लग रहे हैं. अब मान लो कुछ आलू बहुत ज्यादा लगते हैं तो कुछ एक आलू जमीन से बाहर निकल रहे हैं. तो ये जो बाहर निकलने लग गए, जैसे कि ये आलू बाहर निकल गया, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन हो जाएगा. ये थोड़ा दिख रहा है जो ग्रीनिश कलर है, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन हो जाएगा. मतलब भी सनलाइट की प्रेजेंस में एक टॉक्सिन डेवलप हो रहा है इसके अंदर. उस टॉक्सिन को आप कह रहे हैं सोलेनिन कंटेंट. सोलेनिन कंटेंट इसके अंदर डेवलप हो रहा है. तो ये जो सोलेनिन कंटेंट होता है वो हार्मफुल होता है कंजप्शन के लिए. ह्यूमंस जब इसको खाते हैं तो कार्सिनोजेनिक, कैंसर को कोज कर सकता है एंड इवन डेथ को कोज कर सकता है. तो समझ में आया, आलू के अंदर अर्थिंग अप करते हैं ताकि वो ग्रीन ना हो. ग्रीन किस वजह से होते हैं, वो सोलेनिन कंटेंट की वजह से होते हैं, ड्यू टू एक्सपोजर टू सनलाइट. इन सब से बचने के लिए हम सिंपल से मिट्टी चढ़ा देते हैं 40 दिन बाद, दैट इज नोन एज द अर्थिंग अप. अब नाउ कमिंग टू द वेराइटीज. जब इसके वेराइटीज की बात होती है तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना. जितने भी कुफरी नाम की वेराइटीज है, जिसके आगे भी कुफरी लगा हुआ है, वो क्या होती है, आलू की वेराइटीज. बिकॉज कुफरी कहाँ है, शिमला के आसपास है. और वहां पे क्या है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI जो है वो कुफरी के अंदर जो पोटैटो के बारे में रिसर्च करता है. ओके, तो जैसे कि अर्ली की बात हुई थी, जो पहले जिसकी सोइंग होती है, कब होती है, अर्ली सोइंग वेराइटीज जो थी वो सितंबर के महीने में होती है. कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, ठीक है. बाकी जो मीडियम अपनी नॉर्मल सोइंग जिसकी होती है किसके अंदर, अक्टूबर के महीने में जो अपनी मीडियम सोइंग है वो कुफरी बादशाह. तो सारी वेराइटीज के आगे कुफरी लिखा हुआ आपको मिलता है. अब बात होती है क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन ऑफ पोटैटो.
आलू के अंदर पानी के लिए क्या क्रिटिकल स्टेजेस है, कब कब पानी देना चाहिए, तो इसके अंदर दो क्रिटिकल स्टेज है, एक तो स्टोलन फॉर्मेशन और दूसरा होता है ट्यूबर एलोंगेशन। स्टोलन का मतलब है जो अपना आलू है उसके अंदर जो पाइप्स बनती है जहां पे आलू लगने होते हैं वो स्टोलन फॉर्मेशन है। एंड अगला क्या है ट्यूबर एलोंगेशन, यहाँ पे आलू बनने जब स्टार्ट हो रहे हैं इसको कहते हैं ट्यूबर एलोंगेशन। तो ये जो दो स्टेजेस होते हैं वो क्रिटिकल स्टेज का मतलब है भी इस समय अगर पानी नहीं दिया तो आपको सीवियर यील्ड रिडक्शंस देखने को मिल सकते हैं अपनी फसल के अंदर। ओके, तो इरिगेशन शुड बी स्टॉप्ड 10 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग। जो भी अपनी जमीन के अंदर जो भी फसलें लगती है गाजर मूली आलू उसके अंदर क्या करते हैं हमें इरिगेशन 10 दिन पहले रोक देनी चाहिए हार्वेस्टिंग से, जैसे मूंगफली है ग्राउंडनट उसके अंदर भी। सो इसकी यील्ड बहुत ज्यादा है, इसका सीड रेट 10 से 15 क्विंटल है, तो इसकी यील्ड के अंदर क्या 10 गुना आप कर दीजिए, 10 क्विंटल से 100 क्विंटल से 150 क्विंटल प्रति एकड़ अपनी यील्ड है इसकी। ओके, सो बेसिकली दिस वाज मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट द पोटैटो। अब बाकी चीजें क्या बचती है इसकी, पोटैटो कोई होल्म वर्ड आता है तो इसका याद रखना वो पोटैटो के रिलेशन में है, ठीक है। होल्म वर्ड का मतलब है भी आलू को ऊपर से काट देते हैं, जमीन के नीचे आलू पड़े रहे ताकि वो पक जाए जल्दी से, तो उसको होल्म कहते हैं, मतलब एक कटिंग से रिलेटेड है आलू से, तो इस वर्ड का भी आप याद रखना होल्म। और इसके अंदर क्या आता है, जैसे मैंने इसका बताया था बी किंग ऑफ वेजिटेबल है सोन ऑन रिजिस है, सीड रेट भी आप कर लेना 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़। इसकी हार्वेस्टिंग कैसे, प्लांटिंग तो पोटैटो डिगर से कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कैसे हो रही है इसकी, प्लांटिंग तो पोटैटो उससे हो रही है, पोटैटो प्लांटर से, एंड हार्वेस्टिंग के लिए पोटैटो डिगर खोद के आलू को निकाला जाता है जमीन से, पोटैटो डिगर इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। अब इसके अंदर फोटो पीरियड की जो बात हो रही थी, फोटो पीरियड के हिसाब से क्या है, ये दो टाइप से है। अगर ट्यूबराइजेशन की मैं बात करूं, एक तो होता है ट्यूबराइजेशन भी आलू को बनना, और दूसरी होती है फ्लावरिंग जो अपनी हिली एरियाज में होती है, यूजुअली फ्लावरिंग नॉर्थ इंडिया में अपने यहाँ पे मतलब प्लेन्स में नहीं होती, हिली एरियाज में फ्लावरिंग होती है। अगर हमें आलू का बीज बनाना है तो फ्लावरिंग के हिसाब से देखो तो ये लॉन्ग डे प्लांट है, एंड ट्यूबराइजेशन के हिसाब से देखो तो ये शॉर्ट डे प्लांट है। ओके, ये चीजें इसके अंदर याद रखना है। और ट्यूबराइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ट्यूबराइजेशन के लिए, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सोलेनिन कंटेंट हो गया। चिप्स, एक चिप्स बनाने के लिए वैरायटी यूज होती है, वो कौन सी है, वो कुफरी चिप्सोना है, कुफरी चिप्सोना। So basically this was all about the potato crop. So next we will discuss about the onion. अनियन क्या होती है, एलियन सेपा इसका साइंटिफिक नेम है, एलिएसी और लीलिएसी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अनियन एंड गार्लिक की फैमिली क्या है, एलिएसी। इट इज अ कूल सीजन क्रॉप। ओरिजिन इसका क्या है, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का मतलब है टर्की एंड लाइक दीज कंट्रीज जो एशिया के बीच में आती है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। ओके, एंड नेक्स्ट इट इज अ ट्रांसप्लांटेड क्रॉप। इसके अंदर भी हम नर्सरी तैयार करते हैं, सीडलिंग को तैयार किया जाता है, पनीरी को तैयार किया जाता है। ओके, तो मतलब ये ट्रांसप्लांटेड है। जैसे कि टमाटर है, ब्रिंजल है, अनियन है, चिल्ली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है। सो दीज आर अपनी क्या है, नर्सरी को तैयार किया जाता है, ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स होते हैं। इसका सीड रेट कितना चाहिए, अब 4 से 5 किलो क्या है इसका अनियन का सीड रेट है। ओके, 4 to 5 kg अनियन का सीड रेट है। अब सीड रेट के अंदर हम एक्चुअली में तो 4 to 5 लेना है, बट इसकी बात करेंगे अनियन रबी सीजन में भी होता है एंड खरीफ सीजन के अंदर भी होता है, तो इसका हम अच्छे से बात करेंगे। अभी जस्ट एन ओवरव्यू। अब पंजेंसी की बात आती है। पंजेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, एक जो अलग सा फ्लेवर होता है, अलग सा जो टेस्ट है, अलग सा जो फ्लेवर होता है, ठीक है, अलग सी जो स्मेल होती है उसको आप कहते हैं पंजेंसी, ठीक है। पंजेंसी किस वजह से होती है, इसके अंदर एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से, ठीक है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से अपनी पंजेंसी होती है। कलर ऑफ आउटर स्किन क्विसर्टेन की वजह से होता है, जिसका हमने पढ़ा था कैंसर और हार्ट डिजीज से बचाता है क्विसर्टेन।
ओके, रेड कलर कैसे होता है, ये जो रेड कलर है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी होती है। ओके, तो एक चीज क्या होती है कि किसके अंदर एंटी फंगल कंपाउंड भी प्रेजेंट होता है अनियन के अंदर, एंटी फंगल कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं आप, कैट कोल, क्या कहेंगे, कैट कोल नाम का एंटी फंगल पिगमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट होता है। तो किसी ने सुना होगा पुराने टाइम में क्या था, किसी के कान में दर्द हो रहा है तो प्याज का रस उसके कान में डाल दिया जाता था, बिकॉज दैट इज एंटी फंगल कंपाउंड प्रेजेंट इन द अनियन। सो ये कुछ केमिकल्स के नाम है। अब ये भी क्या है, ये बल्ब फॉर्मेशन की अगर इसकी बात करते हैं तो ये बल्ब फॉर्मेशन के हिसाब से क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट। ओके, तो बेसिकली दिस इज अबाउट द अनियन। अब इसकी ईल्ड एंड सीड रेट के बारे में हमें बात करनी है। ओके, कैन बी सोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन। खरीफ सीजन हैज द प्रॉब्लम ऑफ बोल्टिंग, बोल्टिंग की एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, बोल्टिंग का मतलब होता है एलोंगेशन ऑफ स्टेम ड्यू टू लो टेम्परेचर। ओके, ड्यू टू लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होने के कारण क्या है, लो टेम्परेचर होने के कारण अनियन के अंदर एक प्रॉब्लम आती है जिसको क्या कहते हैं, बोल्टिंग। और बोल्टिंग में होता क्या है, प्याज को गंठा बनना होता है, यहाँ पे प्याज को बनना होता है, बट प्याज बनने के बजाय अपना जो प्लांट है वो सीधा वेजिटेटिव ग्रोथ करने लग जाता है, फ्लोरिंग की तरफ बढ़ता है, फ्लावरिंग करना चाहेगा, नीचे प्याज नहीं बन पाएगा। तो लो टेम्परेचर की वजह से अनियन में बोल्टिंग होती है। अब दूसरी एक चीज होती है, कुछ कहते हैं हाई टेम्परेचर से, बट हाई टेम्परेचर से जो होता है वो कैबेज के अंदर जो बोल्टिंग होती है वो हाई टेम्परेचर की वजह से है। ओके, तो ये चीजें देखना है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, बोल्टिंग अनियन के अंदर होती है लो टेम्परेचर की वजह से। ओके, तो अभी जैसे कि बात हो रही थी इसके अंदर रबी और खरीफ दोनों सीजन के अंदर हम इसकी सोइंग कर सकते हैं। ओके, तो हम इसका सीड रेट एंड ईल्ड देख लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग रबी एंड खरीफ सीजन के अंदर। सो अभी बेसिकली बात होती है इसके सीड रेट की। तो रबी सीजन के अंदर इसकी सीड रेट कितना है, 4 से 5 किलो हम इसका सीड रेट रखते हैं रबी सीजन के अंदर, 4 to 5 kg सीड रेट है। ठीक है, ये क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रबी सीजन। एंड खरीफ सीजन में क्या होता है, सीड रेट बढ़ा देते हैं 1-1.5 किलो। तो सीड रेट कितना हो जाता है अपना खरीफ सीजन के अंदर, खरीफ सीजन का सीड रेट अपना 5 से 6 किलो। ओके, 5 to 6 kg। अब इसकी ईल्ड, रबी सीजन की जो क्रॉप है उसकी ईल्ड ज्यादा होती है, रबी सीजन की जो क्रॉप है उसकी ईल्ड होती है 25 से 30, एंड इसकी कितनी होगी 10 से 15 नियर अबाउट। सो आप ईल्ड के अंदर देख सकते हो 25 से 30 क्या है, ये टन्स, 25 से 30 क्या है, टन प्रति हेक्टेयर, एंड 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। तो आप देख सकते हो रबी सीजन की क्रॉप अच्छी होती होगी, क्योंकि वैसे भी बेसिकली अनियन क्या है, रबी सीजन की ही है, इसके अंदर सीड रेट बहुत कम है एंड ईल्ड भी अच्छी खासी मिल रही है आपको। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, खरीफ सीजन के अंदर 20 टन से ज्यादा ईल्ड नहीं देखने को मिलती है आपको, और उसकी एवरेज ईल्ड कितनी है रबी सीजन की 25 से 30। तो फिर भी खरीफ अनियन क्यों उगाएगा फार्मर, खरीफ अनियन कोई फार्मर क्यों उगाएगा। ओके, तो बेसिकली ये कंसेप्ट समझ में आया, रबी एंड खरीफ अनियन होते हैं। तो अब इसकी वेराइटी, इसका सोइंग टाइम और कर लेते हैं। अभी रबी सीजन का जो सोइंग टाइम है वो सोइंग टाइम क्या होता है, अक्टूबर से मिड नवंबर। रबी सीजन में अक्टूबर से जो मिड नवंबर है हम नर्सरी को तैयार करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिड नवंबर। एंड खरीफ सीजन के अंदर हम जो मिड जून है उसके अंदर नर्सरी को तैयार करते हैं, मिड जून। सो बेसिकली अपना क्या है, इसके बारे में सब और सारी चीजें हैं रबी और खरीफ के बारे में भी, सीड रेट है, सोइंग टाइम है और उसकी ईल्ड। तो ये तीनों चीजें याद कर लीजिएगा। अब इसकी वेराइटीज देख लेते हैं। खरीफ सीजन में 2 वेराइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, N53 और एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड। ओके, तो बाकी जो वेराइटीज होती है वो मोस्टली अपने रबी सीजन की वेराइटीज की बाद में बात करते हैं अगली स्लाइड में। ओके, सो अब ये चीजें क्लियर है। अब चीज क्या है, कोई फार्मर कैसे खरीफ अनियन को सस्टेन कर सकता है, खरीफ अनियन क्यों उगाएगा, क्योंकि उसका सीड रेट ज्यादा है, ईल्ड बहुत कम है, उसके अंदर बोल्टिंग वोल्टिंग और बाकी बीमारियां भी आती है। बाकी बीमारियां जैसे कि डैम्पिंग ऑफ है, डैम्पिंग ऑफ भी खरीफ अनियन में ज्यादा देखने को मिलती है। डैम्पिंग ऑफ का भी याद रखना है आपको, नर्सरी की डिजीज होती है, नर्सरी की एक खतरनाक डिजीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, मान लो जैसे कि ये अपना सीडलिंग है, ठीक है, ये 2-3 पत्ते इस पे आए हुए हैं, छोटा सा पनीरी है,
तो ये जो सीडलिंग है यहाँ से ऐसे गिर जाएगा नीचे, ग्राउंड को टच कर जाएगा, बीच में से इसकी कमर सी यहाँ से टूट जाएगी, जो रूट और शूट जहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो ये इसको कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। तो ये मेजर डिजीज होती है नर्सरी की, एंड ये पीथियम स्पीसीज की वजह से होती है। एक फंगस है पीथियम स्पीसीज। तो मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है खरीफ अनियन में, बट फिर भी फार्मर राजी इसको खरीफ अनियन को उगा सकते हैं। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन देखते हैं अभी। जैसे कि आपने देखा इसकी रबी अनियन का क्या है, सोइंग टाइम अक्टूबर नवंबर। अब इसका ट्रांसप्लांटिंग टाइम का क्या होगा, ट्रांसप्लांटिंग है नवंबर से लेके जनवरी तक, ठीक है, नवंबर से लेके जनवरी तक आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और हार्वेस्टिंग टाइम क्या होगा फिर, अब इसका हार्वेस्टिंग इसकी करते हैं अप्रैल के महीने के आसपास, मार्च अप्रैल के अंदर हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अब देखिए जो रबी सीजन का जो अनियन था अपना, जिसकी हार्वेस्टिंग अपने घर पे कब आ रहा है, वो मार्च अप्रैल के महीने में आ रहा है, जिस टाइम पे बहुत ज्यादा मार्केट में हार्वेस्ट होती है, बहुत ज्यादा सप्लाई होती है, तो प्राइस कम हो जाते हैं। तो इन महीनों के टाइम पे अप्रैल के आसपास हमें प्याज बहुत सस्ते देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो अपनी दुनिया में प्याज थे, अपने भारत में जो प्याज थे, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, जब तक आप इसके सोइंग टाइम तक दोबारा पहुंचते हैं। अक्टूबर नवंबर के आसपास जब दोबारा प्याज बोने की टाइम आ जाएगा, तब तक वो क्या हो जाएंगे, वो मतलब उनकी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस बढ़ रहे हैं। ओके, तो प्राइस आपने देखा होगा सर्दियों के आसपास, नवंबर के आसपास क्या होते हैं, 150 रुपए किलो तक भी आपको प्याज देखने को मिलता है। तो इसी चीज की वजह से जो खरीफ का अनियन है, खरीफ का अनियन मैंने मिड जून में लगाया और सितंबर के आसपास मुझे वो ईल्ड देता है। सितंबर के आसपास अगर मुझे वो ईल्ड देगा तो क्या होगा, मुझे ईल्ड तो कम मिल रही है अनियन की, बट उसका जो प्राइस है वो मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा, ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना ज्यादा। ओके, तो ये जो 4 से 5 गुना ज्यादा है, तो इसकी वजह से मैं सस्टेन कर पाऊंगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अनियन क्रॉप। तो अब इसकी कुछ बीमारियां होती है, उसके अभी देख लेते हैं। पर्पल ब्लोच होती है अल्टरनेरिया पोरी की वजह से, सो इट इज ऑल्सो फंगस की वजह से हो रही है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी भी कहते हैं अनियन को। ओके, सो नेक्स्ट चीज है इसकी वेराइटीज के बारे में बात करते हैं। हिसार की कुछ वेराइटीज है, जैसे कि हिसार लोकल है, ओके, हिसार 2 है, हिसार 3 है, हिसार 2, हिसार प्याज 3, हिसार प्याज 4 जो है वो भी हिसार HU की वेराइटीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो खरीफ सीजन की वेराइटीज के अंदर जो हमने देखा था, एग्री फाउंड डार्क रेड, N53 एंड अर्का कल्याण आर द इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ खरीफ सीजन वेराइटी। रबी सीजन के अंदर क्या होता है, रबी सीजन के अंदर पुषा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, ओके, पुषा, मदावी एंड अर्का बिंदु, ये अपने रबी सीजन की वेराइटीज है। तो जैसे अब एक चीज आती है, वेराइटीज के सामने काफी सारे नाम लिखे होते हैं। अब आप समझ जाना, जिसके सामने पुषा लिखा होता है वो IARI की वेराइटी होती है, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। जिसके सामने अर्का लिखा हुआ होता है वो IIHR की वेराइटीज होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो बेंगलुरु के अंदर है। एंड जिसके आगे काशी, वाराणसी, ओके, ये लिखा हो तो वो IIVR की वेराइटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ओके, सो दिस वाज अबाउट द अनियन। ओके, सो नेक्स्ट क्रॉप इज ब्रिंजल। सो ब्रिंजल को कॉमनली एग प्लांट के नाम से भी हमें देखने को मिलता है, बिकॉज इट शेप्स आर यूजुअली एग के आकार में जो इसकी शेप देखने को मिलती है। अब इसका साइंटिफिक नेम का देखते हैं, सोलेनम, साइंटिफिक नेम इज सोलेनम मेलनजोनिया, सोलेनम मेलनजोनिया इसका साइंटिफिक नेम, एंड सोलेनेसी इसकी अगेन, सोलेनेसी भी इसकी फैमिली है। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ओरिजिन इसका इंडिया लिखा गया है। ओके, बिटर टेस्ट, जो कुछ ब्रिंजल्स के अंदर जो बिटरनेस होती है वो किस वजह से होती है, ग्लाइको एल्कलॉइड नाम के कंपाउंड की वजह से। ओके, सो नेक्स्ट है पिगमेंट, जो प्रेजेंट है इसके अंदर वो एंथोसाइनिन पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। विटामिन बी का रिच सोर्स है, तो बी आप ब्रिंजल से याद कर सकते हो, बी एक विटामिन वैसे भी इसके अंदर काफी होते हैं, बट विटामिन बी इज अ रिच प्रेजेंट इन ब्रिंजल। अब नेक्स्ट है इसके सीड रेट की जब आप बात करेंगे तो इसका सीड रेट कितना है, 80 ग्राम पर एकड़ अकॉर्डिंग टू नेमरा सुंडा, एंड अकॉर्डिंग टू HU रिकमेंडेशन इट इज 200 ग्राम पर एकड़। ओके, तो हमें ये दोनों ही कंसिडरेशन में लेने हैं। तो ये किस चीज का सीड रेट है, नर्सरी का सीड रेट है, बिकॉज ब्रिंजल के अंदर भी नर्सरी लगाई जाती है। ओके, तो कितना सीड रेट है इसका, 200 ग्राम पर एकड़। एंड बाकी क्या चीजें आती है,
इसका हाइब्रिड अगर सीड आप यूज कर रहे हैं, जब हाइब्रिड का सीड यूज करते हैं तो उसके अंदर सीड रेट कम हो जाता है, दैट इज 150 ग्राम पर एकड़। अगर हम हाइब्रिड यूज कर रहे हैं ब्रिंजल के अंदर तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द HAU रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट है मेजर पेस्ट इसका कौन सा है, फ्रूट एंड शूट बोरर, मतलब भी फल और जो तना छेदक है वो इसका एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है एंड उस पेस्ट का साइंटिफिक नेम है ल्यूक्यूनोइड्स ओरोबेनेलिस। ओके, तो साइंटिफिक नेम तो आप देख लेना इसका। एंड इट कॉजेस डेड हर्ट इन प्लांट्स, डेड हर्ट का मतलब है तना छेदक है तो जो अपना तना होता है उसके बीच में छेद कर देगा एंड जो अपना जाइलम फ्लोएम है उसको इफेक्ट करता है, तो ये अंदर से कैसा हो जाएगा, ब्लैक और ब्राउन कलर का, और इसको ब्लैक हर्ट भी कहते हैं। ओके, तो ब्लैक हर्ट हमें शुगर केन के अंदर भी देखने को मिलता है एंड जो अपनी राइस की क्रॉप है उसके अंदर भी देखने को मिलता है। तो बट जो इसका ब्रिंजल का डेड हर्ट है वो फ्रूट एंड शूट बोरर की वजह से है। ओके, so next is little leaf is also a disease of brinjal, it is caused by phytoplasma। little leaf एक डिजीज है जो फाइटोप्लाज्मा की वजह से होती है। इसके अंदर होगा क्या, इसकी जो ब्रिंजल की लीव्स है वो छोटी छोटी हो जाती है, एपिकल लीव्स जो होती है। ओके, वेराइटीज की अगर इसकी बात करें तो पूषा सम्राट है, विल्ट का मतलब होता है उखेड़ा, उखेड़ा नहीं आता कि इसके अंदर पूषा सम्राट के अंदर ब्लैक ब्यूटी इज एन अनदर इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ब्रिंजल। निमेटोड रेजिस्टेंस, निमेटोड का हम बात कर चुके हैं, निमेटोड क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक अर्थवर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज को कोज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है अर्का क्रांति, अर्काशील और अर्का निधि, ये सब भी इसकी वेराइटीज है। ओके, तो कुछ HAU की जो वेराइटीज है किसकी, ब्रिंजल की, जैसे कि BR HAU की जो वेराइटीज है वो है BR 112, हिसार श्यामल, हिसार प्रगति, हिसार श्यामल एंड हिसार प्रगति एज फेमस वेराइटीज ऑफ HAU रिगार्डिंग द ब्रिंजल। अब इसके हम सोइंग टाइम की बात कर लेते हैं। जो ब्रिंजल होती है वो यूजुअली क्या है, सोइंग टाइम 3 सीजन्स में उगाई जाती है। ओके, तो ये इसकी वेराइटीज के रिगार्डिंग हो गया। अब इसका सोइंग टाइम देखते हैं आप, यूजुअली रेनी सीजन की भी है। ओके, एक साल में 3 बार हम इसकी सोइंग करते हैं, तो 3 बार विंटर, समर एंड रेनी, विंटर सीजन, समर सीजन एंड द थर्ड वन इज रेनी सीजन। अब एक चीज आती है भी HAU के हिसाब से विंटर सीजन की सोइंग कौन से महीने में की जाती है, जून जुलाई में। विंटर सीजन की सोइंग जून जुलाई में करते हैं एंड जो समर सीजन की सोइंग है वो कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में समर सीजन की एंड जो मार्च के अंदर होता है रेनी सीजन की। ओके, तो जैसे कि हमने सोइंग अब कर दी जून जुलाई में, विंटर सीजन की कैसे होगी क्रॉप, वो विंटर सीजन की इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी जो फ्रूटिंग हो रही है वो विंटर सीजन में जाके हो रही है। तो ये सब चीजें भी आपको याद रखनी है। जैसे कि टमाटो का भी एक केस आया था, क्वेश्चन पूछा गया था भी टमाटो की सोइंग कब करते हैं, तो वो जून जुलाई था इसके अंदर भी, विंटर टमाटो की। तो सेम ट्रेंड इसी के अंदर ब्रिंजल के अंदर भी फॉलो किया जाता है। साल के अंदर 3 फसलें ली जा रही है, तो समर, विंटर एंड रेनी सीजन की ये अपनी सोइंग टाइम है। इसके अलावा अपना सीड जो होता है, सीड जो हमने यूज किया है इसके अंदर, जो सीड रेट यूज किया है उस सीड के अंदर हम सीड ट्रीटमेंट भी करते हैं। ओके, जो हमने 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सीड यूज किया है, इसका एक ट्रीटमेंट किया जाता है सीड ट्रीटमेंट का। तो सीड ट्रीटमेंट बेसिकली किन केमिकल से किया जाता है, केमिकल्स के नाम है कैप्टान, थीराम, बेविस्टान। कैप्टान से कर सकते हैं, थीराम, बेविस्टान, कार्बोक्सिन, ओके, एंड एग्रोमाइसिन। तो इन सब केमिकल से आप सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दर क्या होती है, 2 ग्राम केमिकल लेना है प्रति केजी ऑफ सीड के लिए। सो सीड ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी बीमारी से बचने के लिए। ठीक है, कोई सीड ट्रीटमेंट आप बीमारी से बचने के लिए नहीं, न्यूट्रिएंट को बायो फर्टिलाइजर्स के साथ इनोकुलेट करने के लिए भी हम सीड ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रिंजल क्रॉप। नेक्स्ट इज कैरेट। कैरेट क्या होती है, बेसिकली कैरेट अपनी एक रूट क्रॉप है। ओके, रूट क्रॉप्स है कैरेट रेडिश। इसका साइंटिफिक नेम है डेक्कस कैरोटा। साइंटिफिक नेम क्या है, डेक्कस कैरोटा है। अब इसकी बात करते हैं हम, एनुअल क्रॉप है रूट प्रोडक्शन के लिए। एनुअल है या क्या है,
बाइनियल, बेसिकली ये बाइनियल है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फ्लावरिंग देखनी होती है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल क्या होती है, हमें फ्लावरिंग के व्यू पॉइंट से देखना है। तो वैसे बेसिकली ये बाइनियल है, बट हम सिर्फ रूट प्रोडक्शन की बात करें तो रूट प्रोडक्शन के हिसाब से एनुअल है, बिकॉज गाजर की जो रूट्स है ये 2 से 3 महीने में तैयार हो सकती है। सो इट इज एनुअल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रूट प्रोडक्शन एंड फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ फ्रूट सेटिंग और फ्लावरिंग इट इज अ बाइनियल क्रॉप। ओके, सो नेक्स्ट होता है विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है क्योंकि इसके अंदर कैरोटीन होता है। कैरोटीन क्या बनाता है, विटामिन ए। कैरोटीन इज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। अब इसका जो रेड कलर है वो किस वजह से, एंथोसाइनिन नाम का जो पिगमेंट है। ओके, अब इसके अंदर ऑरेंज कलर भी होता है। ऑरेंज और येलोइश कलर कैरोटीन पिगमेंट की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉप्स के अंदर। फोर्किंग इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्किंग का मतलब होता है जो गाजर होता है उसके 2-3 आगे से मुंह बन जाना, जैसे ये है, ये फोर्किंग हो रखी है कैरेट के अंदर। ये फोर्किंग किस वजह से होती है, बेसिकली ये तो हार्ड पैन हो, आपके सोयल के अंदर कोई हार्ड पैन हो, सख्त लेयर हो, कॉम्पैक्ट सोयल हो, ओके, या ज्यादा इरिगेशन दे दी हो, ठीक है, या मेलिडोगाइनी स्पीसीज लिख दिया। मेलिडोगाइनी स्पीसीज क्या होती है, एक निमेटोड की स्पीसीज होती है, वो निमेटोड भी फोर्किंग को कॉज कर सकता है। तो रिगार्डिंग द हार्ड पेन ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, भी हार्ड पेन जब होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हार्ड पेन उसका आंसर था, भी हार्ड पेन की वजह से आपको फोर्किंग इन कैरेट देखने को मिलेगी। ओके, सो दिस वाज द अबाउट हार्ड पेन की वजह से हो सकती है, ओवर वाटरिंग, एक्सेस में वाटर दे दिया, और इन्फेस्टेशन ऑफ मेलिडोगाइनी स्पीसीज। अब एक वर्ड लिखा हुआ है इन्फेस्टेशन, एक होता है इन्फेस्टेशन एंड अनदर वन इज इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेस्टेशन क्या होता है और एक होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कब होता है, जब आपको कोई पैथोजन इफेक्ट करता है। पैथोजन क्या, वही बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई और जो है वो क्या होते हैं, पैथोजेंस। और इन्फेस्टेशन का मतलब क्या है, पैथोजन आपके सिस्टम के अंदर जाता है। ओके, इन्फेस्टेशन का मतलब है अटैच होना, जैसे कि नेमेटोड अटैच हो गया किसके साथ, अपनी जो मेलिडोगाइनी स्पीसीज है वो गाजर को इन्फेस्ट कर देगा, तो इसको क्या कहेंगे, भी अपने फोर्किंग कोज कर सकता है वो भी। सीड रेट, इसका अब कितना सीड रेट है, सीड रेट इज 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़। सीड रेट 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ अपना सीड रेट है। एंड फोर्किंग वी हैव डन। कंजी एक होता है, ब्लैक कैरेट का जो जूस होता है उससे एक कंजी नाम का कंपाउंड बनाया जाता है। ओके, अर्थिंग अप इज ऑल्सो डन आफ्टर द 60 और 70 डेज आफ्टर सोइंग, सो दैट द डेवलपमेंट, जो रूट की डेवलपमेंट है वो अच्छे से रूट जो है गाजर के अंदर डेवलप हो। एज सच कोई सोलेनिन कंटेंट या कोई टॉक्सिन कंपाउंड इसके अंदर नहीं बनेगा, बट सिंपल सी चीज ये है भी अर्थिंग अप की जाती है सिर्फ रूट की डेवलपमेंट अच्छे से हो। हार्वेस्टिंग इज डन अगेन बाय डिगिंग, जैसे कि अपना पोटैटो था उसके अंदर भी पोटैटो डिगर से हार्वेस्टिंग करते हैं, सेम डिगिंग से हार्वेस्टिंग होती है। अब इसकी वेराइटीज का देखते हैं। पुषा मेघाली, पुषा मेघाली एक ऐसी वेराइटी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए है, सबसे ज्यादा विटामिन ए है। विटामिन ए किस चीज से बचाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस से हमें विटामिन ए बचाएगा, और विटामिन ए सबसे ज्यादा पुषा मेघाली नाम की वेराइटी के अंदर। अनदर वन आर पुषा केसर, चैटनी, ऊटी, नैन्स एंड एम्स्टरडैम, ये भी किसकी वेराइटी है, अपनी कैरेट की वेराइटीज है ये सब। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज जो हिसार की वैरायटी है। हिसार की वैरायटी में क्या आता है इसके अंदर, एक तो हिसार गैरिक है, ठीक है, हिसार गैरिक इज अ वैरायटी ऑफ कैरेट। ओके, और बाकी नेंट्स की हम बात कर चुके हैं, पुषा केशर भी अपनी कैरेट की वैरायटी है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग कैरेट। इसका अब एक सोइंग टाइम है वो देख लीजिए, जो मिड सितंबर है, मिड सितंबर इसका क्या है, सोइंग टाइम। ओके, एंड गाजर कितने दिन में तैयार हो जाती है, अपने विद इन 45 डेज के आसपास अपने को गाजर देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। एक चीज और आती है इसके अंदर भी, जो इसका सीड होता है, सोइंग जब आप करते हैं मिड सितंबर में, बता दिया अभी इसका क्या है, सोइंग का टाइम है 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज का हम रेट रखेंगे। प्लस में ये चीज होता है, इसके बीज को रगड़ना पड़ता है। रगड़ना क्यों, क्योंकि इसकी डोरमेंसी को तोड़ना पड़ता है सोइंग के लिए। तो डोरमेंसी तोड़ने का कौन सा तरीका है, ये रगड़ना, खुरचना क्या होता है। डोरमेंसी के 2 तरीके होते हैं बेसिकली, स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्कैरिफिकेशन। ओके, स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्कैरिफिकेशन।
तो ये जो भी रगड़ना, घिसड़ना, खुरचना जो भी सिस्टम आता है ये अपना स्कैरिफिकेशन के अंदर इंक्लूड होता है, भी डोरमेंसी को जो तोड़ते हैं सीड की, ओके। एंड स्ट्रैटिफिकेशन में दो चीजें यूज होती है, एक तो टेम्परेचर मैनिपुलेशंस और दूसरा किसी भी केमिकल का यूज करना। केमिकल कौन सा यूज किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो डोरमेंसी तोड़ने के लिए वाइडली यूज्ड केमिकल है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द carrot from the seed rate to seed rate sowing and the varieties that we have done and the special points that should be done regarding the carrot. Next crop is radish. Radish का scientific name है Raphanus sativus, okay? तो बेसिकली जो भी अपनी कैरेट है और रेडिश है, इसकी बेसिकली दो टाइप की वेराइटीज होती है। एक तो होती है जो अपनी इंडिजीनियस वेराइटी है या एशियाटिक लिख सकता हूं मैं, एशियाटिक वेराइटीज। एंड सेकेंड वन कौन सी होती है? यूरोपियन वेराइटीज, ओके, यूरोपियन वेराइटीज। जैसे कि हमने पीछे अभी कैरेट पढ़ा था, तो कैरेट के अंदर कुछ वेराइटीज आई थी, जैसे कि नैंट्स नाम की, एम्स्टरडैम नाम की, क्या है? नैंट्स नाम की, एम्स्टरडैम नाम की। तो ये क्या होते हैं? ये यूरोपियन वेराइटीज होती है। वैसे ही द सेम थिंग इज इन रेडिश। अब इसके अंदर चक्कर क्या है? अभी इसके अंदर होगा अभी रेडिश की जो स्वीटर कौन सी वेराइटी होती है? मीठी, मीठी तो होती है एशियाटिक, ओके। एंड जब इसकी बात करें जो एशियाटिक वेराइटीज होती है उसके अंदर क्या होता है? लास्ट में ये जो लंबा स्ट्रक्चर होता है, ओके, इसको कोनिकल एंड कह सकते हैं। एशियाटिक में कोनिकल एंड होता है, हेयर्स की प्रेजेंस होती है काफी ज्यादा। यूरोपियन में एंड कैसा होता है? यूरोपियन में चिपटा हुआ एंड होता है, ब्लंट एंड होता है, वो बिल्कुल कोनिकल नहीं होता जैसे एशियाटिक वेराइटीज होती है। तो ब्लंट एंड होगा यूरोपियन वेराइटीज के अंदर, हेयर्स की प्रेजेंस नहीं होती, ओके। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखते हैं। एशियाटिक वेराइटीज भी होती है एंड यूरोपियन वेराइटीज भी होती है। सो अगेन वही चीज आती है भी सोन ऑन रिजिस। रिजिस का मतलब क्या होता है? मेंढे, जो मेढे होती है, मेढे जो डोलिया होती है, ओके, उसके ऊपर हमें रिजिस के ऊपर सोइंग करनी चाहिए। किनकी? जो अपनी रूट क्रॉप्स होती है बेसिकली, ओके। सो सीड रेट इसका कितना है? 3 kg पर एकड़। इसका सीड रेट कितना है? 3 किलो प्रति एकड़। अब स्टैकलिंग, स्टैकलिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। बोल्टिंग, बोल्टिंग किसकी चीज है? किसका एक प्रोसेस है? बोल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अनियन। वैसे ही स्टैकलिंग एक प्रोसेस है किसका? रेडिश का। इसके अंदर होता क्या है? जब जो रूट्स होती है, हम गाजर लेने, मूली लेने के बजाय क्या करते हैं? इन रूट्स को फ्लावर प्रोडक्शन के लिए लेते हैं, सीड प्रोडक्शन के लिए लेते हैं। तो इस चीज को अपन स्टैकलिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टैकलिंग। अब ब्राउन हार्ट एक डिजीज है, ओके। ब्राउन हार्ट एक डिजीज नहीं, वैसे तो क्या है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। किस वजह से हो रही है? वो बोरोन की डेफिशिएंसी हो रही है। जो बोरोन न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, इसकी डेफिशिएंसी जब होती है तो अलग अलग सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। द सेम इन द केस भी ब्राउन हार्ट हमें देखने को मिलेगा रेडिश के अंदर, बोरोन की डेफिशिएंसी। नाउ द क्वेश्चन अगेन कम्स भी इसके जो इंपॉर्टेंट पेस्ट है। ये क्वेश्चन जो अभी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर गई है, हाँ। सो नेक्स्ट चीज है जो इंपॉर्टेंट पेस्ट है रेडिश के। जो इंपॉर्टेंट पेस्ट होते हैं, पेस्ट मतलब इंसेक्ट पेस्ट की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट जो है, जो हार्म करते हैं, वो होता है एक तो पेंटेड बैग, जिसको चितकबरा भी कुछ कहते हैं, पेंटेड बग। एंड दूसरा होता है मस्टर्ड सो फ्लाई। मस्टर्ड सो फ्लाई क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर इंपॉर्टेंट पेस्ट है, मतलब कि एक मस्टर्ड की भी इंपॉर्टेंट पेस्ट है एंड जो अपनी रेडिश है इसकी भी एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है। रेडिश और मस्टर्ड की फैमिली सेम है, ओके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ फैमिली। दिस इज ब्लैक हर्ट, जो किस वजह से है? बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो ये जो वेराइटीज है, ये कौन सी वेराइटी है? ये यूरोपियन वेराइटीज है रेडिश की। क्यों? बिकॉज दीज आर हैविंग ब्लंट एंड्स, ओके। नेक्स्ट है इसकी जो वेराइटीज है, वेराइटीज की जब आप बात कर रहे हैं तो देसी एंड यूरोपियन वेराइटीज की बात हुई थी, ओके। तो आप नाम से पता लग जाएगा भी देसी कौन सी है, यूरोपियन वेराइटीज कौन सी है। देसी मतलब एशियाटिक भी हम इसको कह सकते हैं, ओके। सो एशियाटिक वेराइटीज जैसे कि अपनी पूषा चेत की है, पूषा निशान, अर्का निशांत है, पूषा चेत की है, ओके। यूरोपियन वेराइटीज जैसे जापानीज व्हाइट है, ओके। और जो बाकी पूषा हिमानी है, ये अपनी क्या है? अपनी इंडिजीनियस वेराइटी। एक हिसार की वेराइटी, हिसार स्वेती, ओके। हिसार स्वेती हिसार की एक वेराइटी है रेडिश की। और पंजाब सफेद पंजाब की वेराइटी मिलेगी आपको। एक हाइट आइसिकल नाम से भी मिलती है,
अपनी हरियाणा की वैरायटी हाई ट्राइसिकल। सो दीज आर द वेराइटीज फॉर रेडिश। अब इसकी बात हो रही है जब देसी और इसका सोइंग टाइम क्या है, देसी एंड इसका सोइंग टाइम क्या है यूरोपियन वेराइटीज का। जो देसी है उसका होता है अगस्त टू सितंबर, एंड जो यूरोपियन वेराइटीज है उसके लिए सोइंग टाइम क्या है आपका, उसके लिए सोइंग टाइम है अक्टूबर से कंटिन्यू होता है, अक्टूबर टू नवंबर। ओके, तो ये अपना सोइंग टाइम है बेसिकली एशियाटिक एंड यूरोपियन वेराइटीज का। सीड रेट की हम बात कर ही चुके हैं 3 kg पर एकड़। ओके, सो ये भी हो चुका है, अभी इनको रिजिस पे सोइंग की जाती है सो दैट बेटर रूट पेनिट्रेशन इनकी हो सके। नेक्स्ट क्रॉप है चिल्ली। चिल्ली का साइंटिफिक नेम है कैप्सिकम स्पीसीज। ओके, चिल्ली क्या है, कैप्सिकम स्पीसीज, सोलेनेसियस इसकी फैमिली है, सोलेनेसी इसकी फैमिली है। अब पहला पॉइंट लिखा गया है अभी, रेड कलर जो होता है चिल्ली का, एक तो हरी मिर्च होती है, एक लाल मिर्च होती है। डिफरेंस ये दोनों एक ही प्लांट पे लगती है। जब हरी मिर्च को हम तोड़ते नहीं है तो अपना कलर चेंज करने लगती है, रेड कलर। तो ये जो रेड कलर है वो किस वजह से है, कैप्साइथिन की वजह से रेड कलर है चिल्ली का। ओके, और दूसरी चीज होती है पंजेंसी, किस वजह से है चिल्ली की, पंजेंसी है कैप्सेसिन की वजह से। ओके, तो पंजेंसी से जैसे अभी हमारे सामने आया था एक रेडिश, रेडिश के अंदर पंजेंसी किस वजह से है, रेडिश क्रूसीफेरी फैमिली की है, क्रूसीफेरी के अंदर मस्टर्ड भी आता है, क्या आता है मस्टर्ड, तो इन दोनों में भी पंजेंसी होती है। ओके, तो रेडिश की जो पंजेंसी है वो सिनिजरिन कंपाउंड की वजह से है, एंड जो मस्टर्ड की पंजेंसी है वो है आइसोथायोसाइनेट्स की वजह से। ओके, तो ये पंजेंसी इस पे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अनियन एंड गार्लिक की पंजेंसी थी एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, वैसे ही चिल्ली की पंजेंसी है कैप्सेसिन की वजह से। चिल्ली की पंजेंसी है कैप्सेसिन की वजह से। मेजर पेस्ट क्या है चिल्ली का, मेजर पेस्ट है थ्रिप्स। थ्रिप्स जो है वो मेजर पेस्ट है चिल्ली की, और ये एक कर्ल लीफ, कौन से वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं चिल्ली के अंदर, चिल्ली के अंदर लीफ कर्ल जो वायरस, लीफ कर्ल वायरस जो है उसके लिए एज अ वेक्टर एक्ट करते हैं, एज अ वेक्टर एक्ट करते हैं थ्रिप्स, और इनके मेजर पेस्ट भी है। ओके, तो जैसे हमारी बात हो चुकी है इसके बारे में, जो सकिंग पेस्ट होते हैं, क्या हुआ था, जो सकिंग पेस्ट होते हैं मतलब वो क्या काम करते हैं। सकिंग पेस्ट के पहले तो एग्जांपल्स देख लेना। ओके, जैसे कि अपना व्हाइट फ्लाइज है जिसको सफेद मच्छर कहते हैं, एफिड जेसिड है जिसको तेला चेपा कहते हैं, तेला या चेपा ये दोनों जो है, एंड थ्रिप्स है जिसको चूरडा कहते हैं हिंदी में। तो ये सब क्या है, अपने सकिंग पेस्ट है। इसके क्या काम होते हैं, एक तो ये सेल सैप को सक करता है, ओके, पत्तों का रस चूसता है मतलब कि, और इसका क्या काम है, ये एज अ वेक्टर भी एक्ट करते हैं। जब अपना कुछ भी इनका सकिंग के लिए जो भी इनका मटेरियल है उनको डालेंगे उसके अंदर, तो एज अ वेक्टर भी एक्ट करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये कुछ खाने के बाद में सेल सेप सक करने के बाद में कुछ सिक्रेशंस सिक्रेट करते हैं प्लांट के ऊपर, जिसको आप कहते हैं हनी ड्यू। हनी ड्यू क्या होते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है जो फंगस को बुलावा देता है। तो ये समझ में है जो सकिंग पेस्ट है उसके क्या क्या नुकसान है। डायरेक्ट नुकसान है, सेल सेप सक कर रहे हैं, एज अ वेक्टर एक्ट कर रहे हैं वायरल डिजीज के लिए, एंड तीसरा क्या था, हनी ड्यू सिक्रेट कर रहे हैं जो फंगस को बुलावा देगा। ठीक है, सो वैसे ही जो चिल्ली का इंपॉर्टेंट पेस्ट है थ्रिप्स, वो क्या करता है, लीफ कर्ल वायरस, चिल्ली का लीफ कर्ल वायरस के लिए एज अ वेक्टर एक्ट करता है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज को बच्चों कहा गया है डाईबैक डिजीज। डाईबैक का मतलब होता है ऊपर से प्लांट मरना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली जो सिट्रस पढ़ेंगे हम फ्रूट्स के अंदर, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी है, प्लांट ऊपर से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले टिप, फिर स्टेम, और फिर उसकी रूट्स खत्म हो जाएगी, इसको कहते हैं डाईबैक। और जो एंथ्रेक्नोज है किस वजह से हो रही है, कोलिकोट्रिकम कैप्सिसी एक फंगस है जिसकी वजह से, कौन सी, कोलिकोट्रिकम। ओके, अब नेक्स्ट है NaA। NaA का मतलब है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। नेप्थलीन एसिटिक एसिड को 10 ppm के हिसाब से स्प्रे करना है फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए। अब तीन चीजें निकल के आती है, पहला तो NaA, दूसरा ये ppm क्या होता है, एंड फ्रूट ड्रॉप क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले नेप्थलीन एसिटिक एसिड की बात करते हैं। NaA का मतलब है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। तो ये एक फॉर्म का ऑक्सीन है, एक टाइप का ऑक्सीन है, हार्मोन है। ओके,
NAA, जैसे कि अदर टाइप के ऑक्सीजन्स क्या है, मैं कहूँ अगर IBA इंडोल बुटारिक एसिड ये भी है, Na नेपथलीन एसिटिक एसिड भी है, 2,4-D भी है। ओके, तो ये सब क्या है, एज अ हार्मोन है। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड कहाँ पे काम आता है अपने, ये आएगा जब रूट इनिशिएशन करवानी होती है। जब आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे लेयरिंग एक मेथड होता है प्रोपगेशन का, तब आप IBA के साथ रूट का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि रूट्स की जड़ें निकल जाएं। ओके, रूट इनिशिएशन के लिए। नेपथलीन एसिटिक एसिड अपना फ्लावर ड्रॉप या फ्रूट ड्रॉप की समस्या है तो आप इसका स्प्रे करते हैं। एंड 2,4-D भी सेम फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए एज अ हार्मोन एक्ट करती है। ओके, तो 2,4-D भी हम अगर 20 ppm से कम का सॉल्यूशन बनाते हैं तब वो एज अ हार्मोन एक्ट करती है, एंड 20 ppm से ज्यादा का सॉल्यूशन बनाएंगे तो एज अ हर्बिसाइड एक्ट करेगी। तो ये इस चीज का भी याद रखना। ओके, सो अब बात हो रही ppm की। सेकंड पॉइंट, ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप इस कंसेंट्रेशन को आपको कह दे भी 10 ppm का सॉल्यूशन बनाना है। 10 ppm का सॉल्यूशन कैसे बनता है, आपको ये चीज याद रखनी है। 1 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में मिक्स करोगे तो 1 ppm का सॉल्यूशन बनेगा। अगर आपको 10 मिलीग्राम का बनाना है तो 10 ppm का बनाना है तो 10 मिलीग्राम को, कोई भी आपका सोल्ट है, कोई भी केमिकल है, उसको 10 मिलीग्राम केमिकल को 1 लीटर पानी में मिक्स करोगे तो आपका वो सॉल्यूशन 10 ppm का बनेगा। ओके, तो हमें नेपथलीन एसिटिक एसिड को 10 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिक्स करके 10 ppm का स्प्रे करना है क्रॉप के ऊपर। बिकॉज चिल्ली के अंदर क्या होता है, फूल गिर जाता है, मिर्च बनी नहीं, फल गिर गया, मिर्च पहले ही गिर गई, तो होता है फ्रूट ड्रॉप। ओके, तो इस समस्या से बचने के लिए हमें इस केमिकल का स्प्रे करना होता है। ओके, तो विटामिन जो प्रेजेंट होता है चिल्ली के अंदर, दैट इज विटामिन पी। तो ये भी एक पेक्युलियर विटामिन है जिसका आपको नाम याद रखना है। विटामिन पी किसके अंदर प्रेजेंट होता है, चिल्ली के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट इज इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर है चिल्ली का, और इंडिया के अंदर जो आंध्र प्रदेश है, ओके, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। लीफ कर्ल वायरस की हमने बात कर ली। थ्रिप्स जो है एक सकिंग पेस्ट है, वो इसको इसका वेक्टर एक्ट करता है चिल्ली का। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा चिल्ली कल्टीवेशन होती है। और अब इसकी वेराइटीज के बारे में बात करते हैं तो कैलिफोर्निया वंडर, ओके, कैलिफोर्निया वंडर, और इसके जो ज्वाला टाइप की वैरायटी होती है पूषा ज्वाला, ओके, ज्वालामुखी, एंड लाल पंजाब लाल, तो ये भाग्य लक्ष्मी, जैसे इस टाइप की जो वैरायटीज आती है जो तड़का पड़का डिनोट करती है, वो किसकी, अपनी चिल्ली की वैरायटीज है। बाकी वैरायटीज कौन सी होती है, जिसके HU के नाम से आती है, हिसार शक्ति। हिसार शक्ति अपनी HU की वैरायटी है चिल्ली की। ओके, सो ये सब वैरायटी, जैसे भारत नाम की भारत और भास्कर भी चिल्ली की वैरायटी है। ओके, तो हिसार शक्ति हो गई, हिसार विजय हो गई, ये अपनी चिल्ली की वैरायटीज है। ओके, चिल्ली को पेपर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, PEPPER। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट चिल्ली। एंड इसके अंदर भी सीड ट्रीटमेंट करते हैं। यूजुअली सीड ट्रीटमेंट हर एक क्रॉप के अंदर किया जाता है, एंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसके लिए जैसे बताया, कैप्टान, थीराम, बेविस्टान, कार्बेंडाजिम, एंड एक केमिकल और होता है एमिसान, इसका भी हम यूज कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट में। तो सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, थीराम या कैप्टान यूज होता है। ओके, अब नेक्स्ट है लीफ कर्ल वायरस। इसको अपन लीफ कर्ल वायरस कह रहे हैं, जो थ्रिप्स ने सिक्रेट किया था, जिसके अंदर पत्तियां जो है वो मुरझा जाएंगी, पतली पतली हो जाएगी। कर्लिंग का मतलब क्या होता है, गुंगराला होना, उसको मुड़ना पत्तियों का। तो ये लीफ कर्ल वायरस है, दैट वाज ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोल क्रॉप्स की। अब बेसिकली कोल क्रॉप्स क्या होता है, एक वर्ड है कोलेवर्ट। कोलेवर्ट वर्ड से लिया गया है कोल क्रॉप्स को। कोलेवर्ट का मतलब क्या था, कोलेवर्ट का मतलब था वाइल्ड कैबेज। ओके, कोलेवर्ट का मतलब है वाइल्ड कैबेज। इसका मतलब क्या है, कोल क्रॉप्स में बेसिकली एक कैबेज आती है। वाइल्ड कैबेज के आर्टिफिशियल सिलेक्शन करने से जितनी भी गोबियां बनी थी, कौन सी, जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, खोल खोल है, ब्रोकली है, केल नाम की जो गोभी है। ओके, तो वैरायटी ऑफ गोबियां बनी थी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया था जब एक वाइल्ड कैबेज का, तो वो सारी कोल क्रॉप्स के अंदर आती है। तो कोल क्रॉप्स के लिए बेसिकली क्या वर्ड लिख सकता हूं मैं, ये कूल सीजन की क्रॉप्स होती है, विंटर सीजन की क्रॉप्स होती है। ओके, और ये सारी की सारी क्या होती है, प्रोटोगाइनस। ओके, तो पहला पॉइंट यही है, ये सारी की सारी क्या होती है, प्रोटोगाइनस। प्रोटो मतलब पहले,
गाइनस मतलब फीमेल, फीमेल फ्लावर इसके अंदर क्या आते हैं, पहले आते हैं। ओके, तो प्रोटोगाइनस कंडीशन आपको किस में देखने को मिलती है, फील्ड क्रॉप्स के अंदर। अपनी जो बाजरा की क्रॉप है उसके अंदर आपको प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है, तो ऐसे को आप कोरिलेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर पेस्ट। पेस्ट क्या होता है, कोई भी वो चीज जो नुकसान करती है। इट मे बी अ वीड, इट मे बी अ इंसेक्ट, और कोई भी अगर रोडेंट्स है, चूहे हैं, वो भी पेस्ट के अंदर काउंट होते हैं। तो मेजर इंसेक्ट पेस्ट यहाँ पे एक्चुअली में लिखना चाहिए। मेजर इंसेक्ट पेस्ट भी वो इंसेक्ट जो पेस्ट है किसके, कोल क्रॉप्स के, उसके अंदर आते हैं डायमंड बैक मोथ, इसको डीबीएम भी लिख सकते हैं हम, डीबीएम, डायमंड बैक मोथ। मोथ का मतलब क्या होता है, एक तो होती है बटरफ्लाई, दूसरा होता है फिडकला। तो मोथ होता है जो अपना फिडकला होता है। ओके, तो डायमंड बैक मोथ इज ए इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप्स। नेक्स्ट एक व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट एक बीमारी है क्रूसीफर्स की। क्रूसीफर्स से समझ में आया, ये एक मस्टर्ड की भी बीमारी है, रेडिश की भी बीमारी है। ओके, तो वो किस वजह से होती है, एल्ब्यूगा कैंडिडिया, और इसके अंदर क्या होता है, सफेद सफेद पाउडर आपको लीव्स पे देखने को मिलता है, तो इसको कहते हैं व्हाइट रस्ट। क्लब रूट ऑफ कॉलीफ्लावर आप याद कर देख लेना एक बार, प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकी की वजह से है। क्लब रूट ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का नाम क्या होता है साइंटिफिक, जो साइंटिफिक नेम वैरायटी बोट्राइटस होता है। ओके, तो चलो उसको एक बार देख लेना है। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी क्लब रूट ऑफ कॉलीफ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फ्लेवर ऑफ कोल क्रॉप्स, ठीक है, फ्लेवर या जो पंजेंसी है कोल क्रॉप्स की, वो किस वजह से है, डाईमिथाइल ट्राइसल्फाइड की वजह से। किस वजह से, डाईमिथाइल ट्राइसल्फाइड की वजह से। ओके, तो ये फ्लेवर की बात हो चुकी है। अब हम दो कोल क्रॉप्स को करेंगे, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कैबेज की। कैबेज की जब बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम आता है ब्रेसिका। ओके, ब्रेसिका ओल्डेशिया। जितनी भी अपनी कैबेज होती है उसका ये नाम सेम होता है। जैसे कि कैबेज है, कैबेज के अंदर मैंने डाल दिया वैरायटी कैपिटाटा। कॉलीफ्लावर है तो मैं उसके अंदर डाल दूंगा वैरायटी बोट्राइटस। ओके, आगे का नाम सेम रहेगा। आगे का नाम का मतलब है जीनस सेम है, स्पीसीज भी सेम है। ठीक है, स्पीसीज का मैंने बताया था, एक स्पीसीज किसको कहते हैं, जिसके पास एक स्पीसीज के मेंबर भी, ये दो एक स्पीसीज के मेंबर है उसको कहेंगे, जिनके अंदर में एक रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती हो, कैपेबिलिटी होती हो रिप्रोडक्शन की। ओके, तो उसको हम एक स्पीसीज कहते हैं। तो जैसे गोभी है और कॉलीफ्लावर है, वो मतलब भी उनकी क्रॉसिंग करवाई जा सकती है, तो इसलिए वो एक स्पीसीज के अंदर फर्दर मुझे ज्यादा डिटेल में लिखना पड़ता है। वैरायटी कैपिटाटा एंड वैरायटी बोट्राइटस। बोट्राइटस का समझ आ गया, कॉलीफ्लावर को कहते हैं। सो अब नेक्स्ट चीज करते हैं भी, इसके अंदर एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसर पिगमेंट होता है, जैसे कि क्विसर्टीन होता है किसके अंदर, अनियन एंड गार्लिक के अंदर, वैसे ही एक कैबेज के अंदर भी होता है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। वो किस वजह से होती है, वो होती है इंडोल 3 कार्बिनोल की वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ इंडोल 3 कार्बिनोल। फ्रूट, अब नेक्स्ट होते हैं दो तीन चीजें होती है, फ्रूट एंड इन्फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो जो फ्रूट होता है कैबेज का उसको कहते हैं हेड या कैपिटाटा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, हेड कहते हैं फ्रूट को। एंड दूसरी चीज होती है इन्फ्लोरोसेंस। ओके, तो ये दो चीज होती है। इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है, सिलिक्वा। तो इन्फ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इन्फ्लोरोसेंस को, कैटकेन। ठीक है, दिस इज द इन्फ्लोरोसेंस ऑफ कैबेज एंड सिलिक्वा इसका क्या होता है, फ्रूट टाइप। तो ये तीन चीजें आपको याद करनी है। नेक्स्ट है इसका सीड रेट। जब हम कैबेज के सीड रेट की बात कर रहे हैं तो इसका सीड रेट होता है 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़, या 200 से 300 ग्राम यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। तो कितना, 200 से ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका सीड रेट होता है। सो कैबेज इज ऑल्सो अ ट्रांसप्लांटेड क्रॉप। अगर ये ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है तो इसकी नर्सरी किस टाइम तैयार की जाती है, इसकी नर्सरी तैयार की जाती है सितंबर से अक्टूबर के महीने में। ठीक है, सितंबर टू बेसिकली नवंबर हम लिख सकते हैं। सितंबर टू अक्टूबर में इसकी सितंबर टू नवंबर में इसकी नर्सरी को प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, और 40 से 45 दिन में इसकी सीडलिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। इसकी जो पनीरी है वो फील्ड में ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो सकती है। तो आप अकॉर्डिंगली इसका ट्रांसप्लांटेशन टाइम भी बता सकते हो, भी दिसंबर के लास्ट या जनवरी तक आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं।
ओके तो इसका सीड रेट हो चुका है, सोइंग टाइम हो चुका है। अब वेराइटीज की बात कर लेते हैं। वेराइटीज के अंदर इसकी दो वेराइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो प्राइड ऑफ इंडिया एंड दूसरा गोल्डन एकड़। ओके कोपनहेगन मार्केट भी इसी की वेराइटी है। अब हाइब्रिड की बात करते हैं तो पूषा ड्रम हेड, हेड से आप याद कर सकते हो पूषा ड्रम हेड, पूषा मुक्ता एंड पूषा संबंध, पूषा मुक्ता एंड पूषा संबंध भी कैबेज की वेराइटीज है। ओके सो एक पॉइंट और है इसका लास्ट के अंदर, जैसे पंजेंसी इज ड्यू टू सिनिजरिन। ओके सिनिजरिन की वजह से इसके अंदर भी पंजेंसी होती है, जैसे रेडिश के अंदर थी वही सेम कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है पंजेंसी के लिए कैबेज के अंदर। नेक्स्ट क्रॉप वी विल डिस्कस इज कॉलीफ्लावर। साइंटिफिक नेम जैसे हम बात कर चुके ब्रासिका ओलेशिया बोटराइटिस। तो इसके अंदर जो फ्रूट है, इसके अंदर जो फ्रूट है इसको हम क्या कहते हैं, जैसे गोभी के जो अपनी फूल गोभी है उसके ऊपर जो फ्रूट होता है एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, कर्ड। दही जैसा व्हाइट व्हाइट होता है तो इसको कर्ड कहते हैं। ओके उसके अंदर क्या था, कैबेज के अंदर अपना हेड था। अब दूसरी चीज आती है इसके अंदर इनफ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं, इसके अंदर इनफ्लोरोसेंस को साइम कहते हैं। जो फूलों का गुच्छा होता है वो क्या होता है, साइम। एंड उसके अंदर क्या था, कैटकेन। तो ये दो चीजें दोनों के अंदर डिफरेंट याद रखना। ओके अब एक चीज होती है जो इसका कर्ड है वो है क्या, बेसिकली कर्ड एक एडिबल पार्ट है। वो बेसिकली क्या है, रूट है, स्टेम है, फ्रूट है या क्या है, वो एक इमेच्योर फ्लावर है। ओके तो इसके अंदर कर्ड क्या है, एक इमेच्योर फ्लावर है, हम फूल को खाते हैं इसके अंदर। ओके फ्रूट अभी इसका बना नहीं है, इमेच्योर फ्लावर ये जो है। ओके तो अब एक ब्लांचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरकल्चरल एक्टिविटी डन इन द कॉलीफ्लावर टू प्रोटेक्ट द कॉलीफ्लावर फ्रॉम डेवलपिंग येलो कलर और अटेनिंग येलो कलर। तो ये येलो कलर क्यों अटेन करती है, ये जो है आपने देखा होगा पीले कलर की भी मिलती है। तो इस पीले कलर को बचाने के लिए ये जो पत्ते हैं इन्हीं से इसको ढक दिया जाता है, तो इसी चीज को ब्लांचिंग कहते हैं। एंड ये पीला कलर क्यों अटेन कर रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये पीली हो जाएगी। ओके बस इससे बचने के लिए ब्लांचिंग की जाती है। पूषा हिमज्योति एंड पूषा स्नोबॉल जो है वो एक ऐसी वेराइटी है इसकी कॉलीफ्लावर की जिनके अंदर सेल्फ ब्लांचिंग की कैपेबिलिटी है। ठीक है तो बाकी वेराइटीज की हम जैसे बात करते हैं, पूषा दीपाली, पूषा केतकी एंड पूषा शरद। तो वेराइटीज आपको याद ही करनी पड़ेगी जो वेराइटीज के, पूषा दीपाली, केतकी एंड पूषा शरद इसकी वेराइटीज है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। अब इनके डिसऑर्डर पे जाने से पहले हम इसकी नर्सरी देख लेते हैं। नर्सरी इसकी कब लगाई जाती है, इसकी नर्सरी मई से जून में लगाई जाती है। कॉलीफ्लावर की नर्सरी मई से जून के महीने में लगाई जाती है। और फिर इसकी ट्रांसप्लांटिंग हम कब करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग 40 से 45 दिन बाद हम जून जुलाई के अंदर इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ओके तो ये डाटा आपकी जो ई मौसम HU की जो रिकमेंडेशंस है उसके हिसाब से है, नर्सरी का टाइम एंड ट्रांसप्लांटिंग का टाइम। अब सीड रेट इसका 300 से 500 ग्राम है, 300 से 500 ग्राम है। अर्ली सोन जो वेराइटीज है, ओके अर्ली सोन जो वेराइटीज है उनका 300 से 500 ग्राम है। और जो दूसरी कौन सी होती है, जो अपनी लेट सोन है, अगर हम लेट बिजाई कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, 250 से 300 ग्राम। अगर हम लेट बिजाई कर रहे हैं तो 250 से 300 ग्राम। ठीक है लेट कैसे, क्योंकि अर्ली का मतलब है भी इतनी गर्मी में अगर हम नर्सरी लगा रहे हैं तो कुछ क्या कहते हैं उसको, मोर्टेलिटी हो जाएगी, सीडलिंग डेथ हो जाएगी, सीडलिंग मोर्टेलिटी हो जाएगी। वो बेसिकली नर्सरी में डेथ का रीजन क्या होता है, डैम्पिंग ऑफ। ओके और लेट के अंदर थोड़ा सीड रेट हमें कम चाहिएगा। तो अभी जो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो है इसके जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट या एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं। तो सबसे पहले ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू फ्रोस्ट, जो जाड़ा जमता है, पाड़ा जमता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लाइंडनेस। ठीक है एंड जो बटनिंग है, बटनिंग किस वजह से है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से। बटनिंग मतलब स्मॉल कर्ड, जो अपना फ्रूट है, एडिबल पार्ट है, वो छोटा छोटा हो जाएगा बटन्स की फॉर्म में, दैट इज बटनिंग। होलो स्टेम अगेन जो बोरोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिशिएंसी हमें हर जगह देखने को मिलती है, तो होलो स्टेम होते हैं बोरोन की डेफिशिएंसी। विपटेल जो डिजीज है, विपटेल जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसके अंदर क्या होता है, जो मिड रिब होती है पत्तों की वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है मतलब भी जो मिड रिब है वो मतलब भी उन्हीं को ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, बाकी चीजें अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, तो वो होती है मोलिबिडिनम की डेफिशिएंसी। क्लोरोसिस का मतलब होता है पत्तों का कलर चेंज होना। कलर किस वजह से होता है, कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से, ग्रीन कलर। ओके एंड क्लोरोफिल के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, C समथिंग H समथिंग O समथिंग
nitrogen and magnesium. So here we can see the magnesium is a very much important component of chlorophyll. भी कलर चेंज हो रहा है, क्लोरोफिल की कमी आ गई तो मतलब मैग्नीशियम की कमी आ रही है, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होती है। ब्राउनिंग क्या होता है, ब्राउन कलर का डेवलपमेंट, ये भी बोरोन की डेफिशिएंसी। तो बोरोन डेफिशिएंसी दो जगह देखने को मिला है, कॉलीफ्लावर के अंदर होलो स्टेम एंड ब्राउनिंग। अब इनकी हम पिक्टोरियल कंटेंट देख लेते हैं, जैसे कि दिस इज द ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस किस वजह से थी, फ्रोस्ट के डेवलपमेंट की वजह से। ओके, अब नेक्स्ट है बटनिंग। बटनिंग किस वजह से थी, ये बटन लाइक अपना कर्ड बन चुका है, ये अपनी है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। ओके, तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज विप टेल। विप टेल के अंदर ये देख सकते हो जो मिड रिब है ये ही ज्यादा डेवलप है, यहीं पे ज्यादा एनर्जी लगी है, ना ही तो लीव्स प्रोमिनेंटली डेवलप है और ना ही अपना जो कर्ड है वो डेवलप हुआ है। तो दिस वाज बिकॉज ऑफ मोलिबिडेनम डेफिशिएंसी, मोलिबिडेनम डेफिशिएंसी। ओके, सो नेक्स्ट इज देयर ब्लांचिंग। ब्लांचिंग जैसे कि पत्तों से ढक दिया गया है, तो ये क्या है, ये ब्लांचिंग है जो येलो कलर होने से हमें बचाती है कर्ड के। ओके, क्लोरोसिस इज ड्यू टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, जो पत्तों का कलर चेंज हो रहा है। होलो स्टेम वाज ड्यू टू द बोरोन डेफिशिएंसी, मतलब ये जो स्टेम है वो खोखला हो चुका है, होलो हो चुका है क्योंकि बोरोन की कमी हो चुकी है। अगर स्टेम खोखला हो चुका है तो जाइलम फ्लोएम है उसके ट्रांसमिशन में दिक्कत आती है, उनके जो एक्टिविटीज होते हैं कंडक्शन उनमें प्रॉब्लम आती है, तो अल्टीमेटली अपना ये जो कर्ड है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। सो ओके, नेक्स्ट क्रॉप्स की फैमिली है क्यूकरबिटेसियस। जो क्यूकरबिटेसियस फैमिली है इस क्रॉप के बारे में हमें बात कर रही है, इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो बेसिकली क्यूकरबिटेसियस फैमिली जो है उसके अंदर जायद सीजन की शॉर्ट ड्यूरेशन फसलें आती है। ओके, जायद सीजन। अब जायद सीजन क्या था, जायद सीजन वो सीजन है जिन एरियाज के अंदर अपने पास फर्टिलिटी सॉइल की अच्छी है एंड अच्छी खासी इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहां पर हम साल के अंदर तीसरी फसल भी ले सकते हैं। तो जब हम तीसरी फसल भी साल के अंदर ले रहे हैं तो 300% क्रॉपिंग इंटेंसिटी में कह सकता हूं उस एरिया की। ओके, तो बेसिकली जायद सीजन के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन की जो क्रॉप्स है दैट आर नोन एज क्यूकरबिटेसियस एंड इनकी यील्ड काफी अच्छी खासी होती है। बट कंडीशन ये है कि वाटर फैसिलिटी और इरिगेशन फैसिलिटी इंडिया के अंदर नहीं है, ज्यादा रेन फेड है इंडिया की एग्रीकल्चर, तो बेसिकली हर एक फार्मर जायद सीजन की फसल नहीं ले पाता। तो इसका सोइंग टाइम क्या होता है, बेसिकली फरवरी मार्च के अंदर इसका सोइंग टाइम होता है एंड हार्वेस्टिंग हम इसकी कर लेते हैं मई के आसपास। ओके, मई के महीने के आसपास हम इसकी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। अब कुछ वेराइटीज के बारे में बात आती है, कुछ इंपॉर्टेंट जो वेराइटीज है अलग अलग क्यूकरबिट्स की। पंपकिन जो अपना पेठा है उसकी वेराइटी है पूषा विश्वास एंड अर्का चंदन। अर्का चंदन और जो पूषा विश्वास है वो इंपॉर्टेंट वेराइटी है पंपकिन की। नेक्स्ट है तोरी। तोरी को क्या कहते हैं, स्पॉन्ज गोड या रिज गोड। ओके, तो दोनों नाम सेम है बट डिफरेंस ये भी, रिज गोड का मतलब है जिस तोरी के ऊपर रिजिस हो, रिजिस लाइक धारियां बनी होती है, एंड स्पॉन्ज गोड जिसके ऊपर रिजिस ना हो, प्लेन जो होती है। ओके, तो ये दोनों ही अपनी तोरी है। एंड जो पूषा चिकनी है, पूषा चिकनी किसकी वैरायटी है, अपने तोरी की वैरायटी है पूषा चिकनी। नेक्स्ट है टिंडा। टिंडा और वी कैन से जो सिंपली जो टिंडसी की जो अपनी क्रॉप है उसकी वैरायटी क्या है, बीकानेर ग्रीन, दिलापसंद, हिसार सिलेक्शन 1। तो हिसार सिलेक्शन 1 HAU की टिंडे की वैरायटी है। So these were some basic and important varieties regarding the cucurbitaceous crops. Now we will discuss one by one each crop. The first crop is cucumber. Cucumber का सबसे पहले हमें scientific name देखना है। Scientific name के अंदर क्या है, Cucumis sativus इसका scientific name है। ओके, तो ये सबको पता है Cucumis क्या है, जीनस, एंड sativus क्या है, स्पाइसेस। तो खीरे भी दो टाइप के होते हैं, एक तो चाइनीज खीरा और एक जो अपना नॉर्मल खीरा आता है। ओके, तो खीरे की सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होती है पॉली हाउस के अंदर, बिकॉज इनका कलर क्या होता है, येलोइश व्हाइट होता है, डल कलर होता है इनका। डल कलर होता है तो क्या होता है, पोलिनेशन जो नेचुरल पोलिनेशन है, हनी बीज इनको प्रेफर नहीं करती, तो नेचुरल पोलिनेशन इनके अंदर वैसे भी नहीं हो रहा, तो सबसे ज्यादा कल्टीवेशन हम खीरे की करते हैं पॉली हाउस के अंदर, ये हाई यील्डिंग भी होता है। ओके, नेक्स्ट आता है सीड रेट। सीड रेट इसका 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, 1 kg प्रति एकड़। इट इज ऑल्सो अ मोनोशियस प्लांट। अब मोनोशियस क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस का मतलब है, मोनो मतलब एक, तो एक प्लांट के अंदर जो फीमेल एंड मेल पार्ट जो दोनों एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो, देन वी कैन से दैट दोस प्लांट एज मोनोशियस प्लांट। अगर ये दोनों चीज अलग अलग प्लांट्स पे है तो वो क्या होते हैं, डायोशियस प्लांट्स। डायोशियस के बहुत ज्यादा एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल्स क्या है,
अपने डायोसियस के एग्जांपल है डेट पाम, पपाया एंड ग्रेप्स। ओके, तो दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स फॉर डायोसियस प्लांट्स। सो बेसिकली जो अपने क्यूकरबिट्स है वो क्या है, मोनोशियस, मतलब उनके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब दोनों ही प्रेजेंट है तो हम मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जो फीमेल फ्लावर होती है वो हमेशा पत्तों के नीचे छुपी हुई होती है एंड जो मेल फ्लावर होते हैं वो ऊपर की तरह हमेशा डोमिनेट करते हैं। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये जो है, फीमेल फ्लावर के पीछे फ्रूट की डेवलपमेंट होती है। जैसे कि आफ्टर पोलिनेशन ये फूल है, इसके पीछे छोटा सा फ्रूट बना हुआ आपको दिखेगा, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं भी फीमेल फ्लावर है जो फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं। तो बेसिकली ये पिल्लो क्या है, पिल्लो डिजीज लिखा हुआ है, बट ये क्या है, बेसिकली हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं क्योंकि ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं। और पिल्लो डिजीज का मतलब पिलपिला अपना जो है खीरा हो जाएगा, दैट इज नोन एज द पिल्लो डिजीज। क्यूकम्बर मोजाइक वायरस। सो नेक्स्ट इज अ वायरस। अब वायरस की बात हो रही है तो बच्चों वायरस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए, वेक्टर। तो वेक्टर कौन है इसका, क्यूकम्बर मोजाइक वायरस का वेक्टर है एफिड। ओके, क्यूकम्बर मोजाइक वायरस का वेक्टर है एफिड्स। सो वही बात आ गई, एफिड के अगेन सकिंग पेस्ट होते हैं, ये काफी तरह से नुकसान करते हैं। एक तो सेल सैप को सक करेंगे, दूसरा ये एज अ वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, तीसरा ये फंगस को भी बुलावा देते हैं। फंगस को कैसे, ये हनीड्यू सिक्रीशंस करते हैं जिसके ऊपर फंगस अपना घर बसा लेती है। ओके, अब इसकी वैरायटीज देखिए खीरे की। खीरे के अंदर आपको जैसे कि खीरा लिखा हुआ भी मिल सकता है, जैसे कि बालम खीरा वैरायटी है इसकी। ओके, पोइनसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है खीरे की, पोइनसेंट। ओके, जापानीज लॉन्ग ग्रीन एंड पुषा संयोग, दीज आर इंपॉर्टेंट वेराइटीज रिगार्डिंग द अपना जो क्यूकम्बर है। ओके, सो नेक्स्ट क्रॉप इज वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है, 95% इसके अंदर क्या होता है, वाटर। 95% इसके अंदर 92 to 95% वाटर की प्रेजेंस होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है ब्लड के लिए काफी अच्छा होता है अपने। अब इसका साइंटिफिक नेम है सिट्रुलस लैनेटस। सिट्रुलस लैनेटस इसका साइंटिफिक नेम है। जब सीड रेट की हम इसकी बात करते हैं तो 1.6 1 किलो 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज का दर है। नेक्स्ट है इसकी हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग भी फार्मर कैसे इसको लेता है, भी तरबूज पका हुआ है या नहीं पका हुआ, तो फार्मर बेसिकली इसकी चीरी लगा के लेता है इस टाइप से। ओके, बट जो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या चीरी लगा के इसको तरबूज को लेता है। ओके, बट जो फार्मर है उसको कैसे पता लगेगा भी ये पक चुका है या नहीं पक चुका, उसके लिए एक हार्वेस्ट इंडेक्स होता है, उनके लिए एक क्राइटेरिया होता है, उसको कहते हैं हार्वेस्ट मैच्योरिटी। ठीक है, अब फार्मर इसको बजा के देखेगा, अगर क्या साउंड आएगी, अगर मेटेलिक साउंड आती है तो वो क्या है, मेटेलिक साउंड अगर आ रही है तो मतलब वो अपना हार्वेस्टिंग इमेच्योर है अभी तक। ठीक है, और अगर डल साउंड आ रही है उसके अंदर से तो अपना जो तरबूज है वो मैच्योर है, फार्मर उसको तोड़ के मार्केट में बेच के आ सकते हैं। ओके, तो अब डल साउंड का मतलब क्या है, डल साउंड का मतलब है थप थप की जो आवाज आती है। ओके, एंड मेटालिक साउंड का मतलब क्या है, जो टन टन की जो आवाज आती है, इसको बजा के देखेंगे। ओके, तो ये इसकी हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी को शो करने के दो तरीके हैं किसके अंदर, वाटरमेलन के अंदर। अब इसकी वैरायटीज की बात करते हैं, शुगर बेबी, दुर्गापुर मीठा। ओके, तो जैसे रस है, मीठा है, शुगर है, जो इसके रिलेशन में है वो अपने तरबूज की वैरायटीज है, लाइक दुर्गापुर केसर, पुसा रासल, ओके, यामाटो एंड अर्का ज्योति। दीज आर द वेराइटीज ऑफ वाटरमेलन। ओके, सो एक वेराइटीज आती है इसके अंदर ट्रिप्लोइड। ट्रिप्लोइड वेराइटी क्या होती है तरबूज की, ट्रिप्लोइड वेराइटीज के अंदर आता है जो सीडलेस होती है। ओके, ट्रिप्लोइड वेराइटीज का मतलब होती है जो सीडलेस वेराइटीज है अपनी वाटरमेलन की। ओके, अब हाइब्रिड की बात आती है, जैसे पुषा बेदाना हाइब्रिड से, अर्का मानिक इसकी हाइब्रिड वेराइटीज है वाटरमेलन की। सो नेक्स्ट क्रॉप इज मस्कमेलन। मस्कमेलन का साइंटिफिक नेम है सिट्रुलस मैलो। ओके, क्या है, क्यूक्यूमिस मैलो इसका साइंटिफिक नेम है अपना जो मस्कमेलन है। मस्कमेलन इज बेसिकली जो खरबूजा है। ओके, सो जो मस्कमेलन है अब उसका सीड रेट है 800 हिसाब से अपना मस्कमेलन का सीड रेट है। अब क्या होता है, इसकी जो मैच्योरिटी होती है, अगर टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है,
अगर टेम्परेचर हाई होता है राइपनिंग स्टेज पे तो इसकी स्वीटनेस बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि जब लू चलती है तो आम और जो अपने क्या होते हैं खरबूजे वो और ज्यादा मीठे होते हैं। तो हाई टेम्परेचर का क्राइटेरिया देख लेना, इसके अंदर फ्रूट मेच्योरिटी में हेल्प करता है, स्वीटनेस को इंक्रीज करता है। अब इसका भी एक हार्वेस्ट का सिस्टम होता है। इसकी हार्वेस्टिंग फार्मर कब करेगा? इसकी हार्वेस्टिंग के लिए एक स्टेजेस होती है। कौन सी? फुल स्लिप स्टेज। फुल स्लिप स्टेज का मतलब है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये अपना मस्क मेलन है जो बेल के ऊपर लगा हुआ है, तो ये जो हिस्सा है ये अपने आप उतर जाएगा यहां से, इसको कहते हैं फुल स्लिप स्टेज। ओके, तो ये हार्वेस्टिंग का तरीका है फुल स्लिप स्टेज। सो इट इज हार्वेस्टेड एट फुल स्लिप स्टेज एक्सेप्ट अ वेराइटी नोन एज हरा मधु। हरा मधु कैसी वेराइटी है इसकी? एक जो ग्रीन कलर की होती है, अंदर से भी ग्रीन कलर का दिखता है बट वो स्वीट होती है, तो दैट इज नोन एज हरा मधु। एंड जो हरा मधु की वेराइटी है उसके ऊपर अगर नेटिंग, उसके ऊपर आजकल जो खरबूजे आते हैं जालीनुमा जो खरबूजे आते हैं ग्रीन कलर के, जब उसके ऊपर नेटिंग की डेवलपमेंट होती है तब हमें उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, तो उसको कहते हैं हरा मधु। मतलब हरा भी है और मीठा भी है। ओके, तो हरा मधु के अंदर क्या क्राइटेरिया होता है? जब नेटिंग स्टेज होती है उस टाइम हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, मस्क मेलन की। अदर वेराइटीज लाइक दुर्गापुर मधु, हरा मधु, अर्काजीत, पूषा मधुरस, पूषा रसराज और जो पूषा सुनहरी और अर्का जो राजहंस है, दीज आर द वेराइटी ऑफ musk melon. Okay, this was about the musk melon and now the next crop comes is bottle gourd. bottle gourd का मतलब बेसिकली क्या है? जो घिया या फिर हम कह सकते हैं लौकी की जो फसल है, इसका साइंटिफिक नेम है लग्नेरिया सिसरेनिया। ओके, दिस इज अबाउट द साइंटिफिक नेम लौकी, और जो इसकी क्या है अपनी जो घिया है इसको आप क्या कहते हैं? बोटल गोर्ड। अब ये बोटल गोर्ड मतलब ये लंबी भी हो सकती है, इसलिए इसकी जो वेराइटीज आती है उसके अंदर पुषा समर प्रोलिफिक लॉन्ग लिखा होता है। एक दूसरी क्या आती है? गोल घिया भी आती है, इसलिए इसका पुषा समर प्रोलिफिक राउंड भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों टाइप की घिया हो गई। अदर वेराइटीज इसके अंदर पंत शंकर, सम्राट, पुषा, मंजारी, ये इसकी अदर वेराइटीज है रिगार्डिंग द बोटल गोर्ड। अब इसके सीड रेट की बात करते हैं तो 1.5 से 2 किलो इसका सीड रेट है प्रति एकड़ के हिसाब से। ओकरा, ओकरा को क्या कहते हैं? लेडी फिंगर या जो भिंडी की ग्रोप है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एब्लोमोस्कस एस्कुलेंटस इसका साइंटिफिक नेम है। एंड इसकी फैमिली कौन सी? इसकी फैमिली मालवेसी फैमिली है। सो वी ऑल वेरी वेल नोन विद द कंसेप्ट ट्रैप क्रॉप। तो जो लेडी फिंगर है उसको ट्रैप क्रॉप के लिए यूटिलाइज किया जाता है किसके अंदर? कॉटन की फील्ड के अंदर। सो नेक्स्ट इज सीड रेट। सीड रेट क्या है? अभी एक तो खरीफ सीजन की फसल होती है एंड एक जो स्प्रिंग सीजन की। ओके, जो खरीफ सीजन की जो फसल है उसको हम क्या कह सकते हैं? रेनी सीजन की। ओके, तो खरीफ सीजन की जो है मैं उसको रेनी सीजन भी कह सकता हूँ, एंड जो स्प्रिंग सीजन है उसको मैं समर सीजन कह सकता हूँ। ओके, तो जो रेनी सीजन या खरीफ सीजन की सोइंग होती है वो सोइंग टाइम है फरवरी टू मार्च। सॉरी, जो रेनी सीजन समर सीजन की जो सोइंग है वो कब आता है? अपना फरवरी मार्च के अंदर हम समर सीजन की सोइंग करते हैं। ओके बच्चों, एंड जो दूसरा क्या है? रेनी सीजन की जो सोइंग है वो चलती है अपनी जून एंड जुलाई। कब आता है? मॉनसून, जून टू जुलाई के अंदर रेनी सीजन की सोइंग है। जो मैंने बताया रेनी सीजन को हम कह सकते हैं खरीफ सीजन। तो सीड रेट कितना हुआ रेनी और खरीफ सीजन का? 5 से 6 किलो प्रति एकड़। एंड जो दूसरा कौन सा सीजन अपना समर और स्प्रिंग सीजन है उसके अंदर सीड रेट थोड़ा ज्यादा होता है। थोड़ा ज्यादा का मतलब क्या है? नेमराज सुंडा के अंदर है 7 to 8 kg, बट अगर HAU के अंदर आप प्रेफर करोगे रिकमेंडेशन के अंदर तो 16 से 18 किलो है, थोड़ा बहुत ज्यादा है। ओके, 16 से 18 kg। तो आप ऑप्शंस को अकॉर्डिंगली देख के आंसर को सिलेक्ट करना है। ओके, तो थोड़ा बेसिकली ये तो क्लियर हो गया होगा, रेनी सीजन का सीड रेट जो है वो थोड़ा कम होता है एंड जो समर सीजन का है वो थोड़ा ज्यादा होता है सीड रेट। ओके, अब नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी वेराइटीज की। वेराइटीज के अंदर वर्षा उपकार और प्रभार क्रांति। ओके, वर्षा उपकार और प्रभार क्रांति इसकी एक इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। हिसार की भी इसके अंदर कुछ वेराइटीज आती है लेडी फिंगर की, दैट इज हिसार उन्नत। ओके, हिसार उन्नत इसकी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है हिसार की। एंड पुषा सावनी भी इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। ओके, बाकी देख लीजिए पुषा पद्मिनी, पुषा महाकाली। सो दीज आर इंपॉर्टेंट वेराइटीज। कुछ जो वेराइटीज ऊपर लिखी गई है, व्हाइट फ्लाई। कॉटन के अंदर व्हाइट फ्लाई क्या है? एपिडेमिक है हरियाणा के अंदर, बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी कोज करती है व्हाइट फ्लाई। तो ये एपिडेमिक इन हरियाणा है व्हाइट फ्लाई जो सफेद मच्छर है। दीज आर ऑल्सो द सकिंग पेस्ट।
ठीक है। तो कॉटन की है तो भिंडी की भी फैमिली मालवेसी है, तो भिंडी को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती है व्हाइट फ्लाइज। तो क्या होता है, रेजिस्टेंट वेराइटीज। रेजिस्टेंट वेराइटीज एक सबसे सस्ता उपाय होता है बीमारियों से बचने का। तो उसकी रेजिस्टेंट वेराइटी व्हाइट फ्लाइज के कौन सी है, वर्षा, उपकार, ठीक है, वर्षा, उपहार एंड प्रबाल क्रांति आर द रेजिस्टेंट वेराइटी टू व्हाइट फ्लाइज। ओके, सो नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल क्रॉप्स हैव बीन कवर्ड। कुछ एक क्रॉप्स रहती है, फॉर एग्जांपल जैसे गार्लिक है एंड क्या है, पी। सो जो गार्लिक की हम बात करते हैं, तो गार्लिक जो अपना लहसुन है उसका सोइंग टाइम, सबसे पहले किस चीज की बात करते हैं, सोइंग टाइम। सोइंग टाइम है इसका सितंबर टू अक्टूबर। ओके, सितंबर टू अक्टूबर। अब सोइंग के लिए यूज क्या होता है मटेरियल, गंठिए की जो जो लहसुन की जो पोथी होती है, लहसुन का जो है उसके अंदर जो एक लहसुन को हम क्या कहते हैं, वो सोइंग के लिए यूज होता है। जो एक लहसुन है उसको प्रोपगेटिंग मटेरियल को कहते हैं क्लोव। ओके, तो लहसुन के जो एक लहसुन को हम सोइंग के लिए यूज करें वो क्या होता है, क्लोव। और इसको बिजाई का तरीका क्या होता है, जो नुकीला भाग होता है वो हमेशा हमें हाथ से ऊपर की साइड डालना होता है, अप साइड। नुकीला भाग ऊपर करना है और जो दूसरा हिस्सा है उसको नीचे रखना है। ओके, और इसको हम क्या कहेंगे, क्लोव। सीड रेट इसका कितना है, क्विंटल्स में होगा, बिकॉज हम क्लोव को यूज कर रहे हैं। तो 1.5 से 2 क्विंटल प्रति एकड़। सो ओके, तो इसका भी सीड रेट याद रखना, भी क्विंटल्स के अंदर इसका सीड रेट है। क्लोव इसके प्रोपगेटिंग मटेरियल को कहते हैं। हिंदी में मैं लिखूं तो इसको क्या कहेंगे, कलियां। ठीक है, लहसुन की जो कलियां लगा दी गई, कलिए को लगाने का तरीका क्या है, जो नुकीला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। एंड सोइंग टाइम कितना है अपना, सितंबर से अक्टूबर। ओके, सो अभी सोइंग वे का भी पता लग गया। एक क्रॉप होती है अपनी पी, जो मटर की क्रॉप है। ओके, सो मटर की क्रॉप के अंदर क्या होता है, 2 टाइप्स की मटर होती है। एक पे तो जिसने मेंडल ने सर्च की थी एंड दूसरी जिसपे नहीं की थी मेंडल ने। तो बेसिकली एक तो गार्डन पी है एंड दूसरा क्या होता है, फील्ड पी। पी का साइंटिफिक नेम है पाइजम सैटिवम। ओके, क्लियर है। सो जो फील्ड पी है वो क्या होती है, हम किस लिए यूज करते हैं, वेजिटेबल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, एंड जो गार्डन पी क्या होती है, वो स्वीटर होती है, हम उसको टेबल पर्पस, सीधा सैलेड के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये 2 टाइप की हमारी मटर है। तो जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है गार्डन पी, एंड प्रोसेसिंग एंड अदर थिंग्स के लिए हम यूज कर रहे हैं वेजिटेबल पर्पस के लिए जो फील्ड पी है। ओके, तो इसकी वेराइटीज देख लीजिएगा। अर्कल PH1, पी की वेराइटी क्या है, अर्कल PH1, ये कुछ पी की वेराइटी है। बाकी क्या है, बोनेवेली एंड पंजाब 89, बोनेवेले एंड पंजाब 89। So these are some varieties for regarding the pea। अब इसका सोइंग टाइम क्या है, मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक। मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक इसका सोइंग टाइम है मटर का। ओके, सो मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक इसका सोइंग टाइम है। तो इसके अंदर अर्ली सोइंग का मतलब क्या होता है, अर्ली सोइंग का मतलब है अगेती वेराइटीज। ओके, जस्ट अ मिनट, मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक इसका सोइंग टाइम है। सो जो अर्ली सोन वेराइटीज का क्या मतलब होता है, अर्ली सोन वेराइटीज का मतलब है अगेती। जो अगेती वेराइटीज है वो सितंबर में बोई जाएगी एंड जो पछेती वेराइटीज है वो नवंबर में। ओके, जो अगेती वेराइटीज है वो सितंबर में एंड जो पछेती है लेट सोन दैट इज इन नवंबर। तो मतलब ऑप्टिमम टाइम क्या है अपना, अक्टूबर का जो महीना है दैट इज द ऑप्टिमम टाइम। सो दिस वाज रिगार्डिंग द पी। So this was all about the vegetable crops that are important from the viewpoint of the exams. Thank you students.